अब हम शुरुआत करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी वेबसाइट के फ्रंट एंड को देखते हैं तो उसमें तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारा एचटीएमएल जिसके थ्रू हमारी वेब पेज का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा होता है सीएसएस जो हमारी वेबसाइट के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए यूज होती है। और अब हम पढ़ने वाले हैं अपना तीसरा मेजर और इनफैक्ट सबसे लंबा सबसे बड़ा कंपोनेंट जो होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम अपनी वेबसाइट और वेब पेजेस के ऊपर फंक्शनैलिटीज ऐड करते हैं। फंक्शनैलिटी कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर हम Amazon की वेबसाइट पर जाएं, इस वेबसाइट पर अगर हम टाइप करके लेट्स से कुछ सर्च कर रहे हैं तो ये जो सर्च के लिए ऑप्शंस आ रहे हैं, डिफरेंट चीजें आ रही हैं, जो सर्च बटन काम कर पाएगा, ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। यहाँ पर हम जो हमारे आइटम्स हैं उनको कार्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, उन्हें हम रेटिंग दे सकते हैं, इन्हें हम फिल्टर कर पा रहे हैं। लेट्स सपोज अगर हमें प्राइस के बेसिस पर फिल्टर करना है या कस्टमर रिव्यूज के बेसिस पर अगर हमें फिल्टर करना है, तो ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट की मदद से पॉसिबल हो पाती है। सिर्फ ये वेबसाइट नहीं, हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनका हम एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स सपोज हम लेंसकार्ट की वेबसाइट पर जाते हैं एंड अगर हम इस तरीके की कोई वेबसाइट देख रहे हैं, लेट्स सपोज वी आर सर्चिंग फॉर कंप्यूटर क्लासेस, और यहाँ पर अगर एक आइटम को हम शॉर्टलिस्ट कर पा रहे हैं, उसको हार्ट दे पा रहे हैं, लिस्ट से क्लियर कर पा रहे हैं, अगर हम क्लिक करके डिफरेंट कलर्स हैं, जैसे यहाँ पर हम पैनल्स पे क्लिक करें तो इस तरीके से चीजें अगर चेंज हो पा रही हैं, हमारे फ्रेम्स चेंज हो पा रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं एक वेबसाइट के ऊपर, जो एक वेबसाइट को और ज्यादा फंक्शनल बनाती हैं। अभी तक हमने सीखा कि वेबसाइट के ऊपर स्ट्रक्चर कंटेंट कैसे डालना है और उनको स्टाइलिश कैसे बनाना है, पर उनको एक्चुअली फंक्शनल बनाना ताकि लोग आकर उनको यूज कर पाए, किसी प्रोडक्टिव तरीके से वो काम आ पाए किसी के, वो सारी की सारी चीजें हमारी जावास्क्रिप्ट पॉसिबल करती है। तो एक तरीके से एक मैजिकल कंपोनेंट है जावास्क्रिप्ट जब भी हम किसी भी वेबसाइट के फ्रंट एंड की बात करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में शुरुआत में हम सबसे पहले कुछ फंडामेंटल्स को कवर करेंगे। फंडामेंटल्स कहने का मतलब है कि अगर हमने कॉलेज में सी प्लस जावा जैसी कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो उसके अंदर हमने शुरुआत में किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए प्रोग्रामिंग सीखी होगी, तो वैसे ही प्रोग्रामिंग हम जावास्क्रिप्ट के लिए सीखने वाले हैं। यहाँ पर अभी तक हमने HTML को सीखा है जो एक मार्कअप लैंग्वेज है, CSS को सीखा है जो एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है, और अब हम जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टाइलिंग और मार्कअप लैंग्वेजेस से थोड़ी सी एक लेवल ऊपर होती हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके हम लॉजिक बिल्ड कर पाते हैं। जितनी भी चीजें लॉजिकल आप देखते हैं कोडिंग के अंदर, जितनी भी चीजें जिसमें सोचने में टाइम लगाता है एक प्रोग्रामर, इनफैक्ट फ्रंट एंड के अंदर जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ लॉजिक वो आपका होने वाला है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो शुरुआत में जावास्क्रिप्ट को वेबसाइट पर कैसे यूज करते हैं उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, JS को हम एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, यानी इसके अंदर वेरिएबल्स किस तरीके से काम करते हैं, इसके अंदर क्या क्या तरीके का हम डेटा डिफाइन कर सकते हैं, इसमें हम लूप्स कहने का क्या मतलब होता है, कंडीशंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एरेज क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इस तरीके की कई सारी डिफरेंट चीजें हम सीखने वाले हैं जिनके बारे में अभी हमें आइडिया नहीं है, पर जैसे ही हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स को कवर कर लेंगे हम जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग करने लग जाएंगे एंड उसके बाद हम बढ़ेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट को हम वेबसाइट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स के साथ। अब HTML और CSS पढ़ने में हमें जितना टाइम लगा था उससे कंपैरेटिवली हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला है जावास्क्रिप्ट को पढ़ने में, पर ये सारा टाइम वर्थ इट होने वाला है क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारे लिए एक बहुत ज्यादा कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर मैजिकल चीज को ओपन अप करेगी। अभी तक हमने कोडिंग को थोड़ा सा वेबसाइट के पर्सपेक्टिव से सीखा है, पर एक बार हमने जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स को कवर कर लिया तो उसके बाद हम कोडिंग को प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट से और ज्यादा समझने लग जाएंगे। हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर जो काफी ज्यादा ओपन अप होने वाली है। एंड इनफैक्ट JS को पढ़ते टाइम हम कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे सीखेंगे जो कल को अगर जाकर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम करने हैं जावा जैसी लैंग्वेज में, C++ जैसी लैंग्वेज में, C जैसी लैंग्वेज में, या आपको पाइथन पढ़ना है तो डिफरेंट जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनको समझने और उनको एक्चुअली जाकर चीजें इंप्लीमेंट करने में भी आपको हेल्प मिल रही होगी। तो JS के अंदर आने वाले कुछ चैप्टर्स में हम वो फंडामेंटल टॉपिक्स पढ़ेंगे जो सिर्फ JS के नहीं बल्कि बहुत सारी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज होते हैं। तो हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड हम किस किस टाइप के वेरिएबल्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के चैप्टर 1 के साथ। अब जावास्क्रिप्ट के साथ शुरुआत करने से पहले हम क्या करेंगे, अपना थोड़ा एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, यानी हम कंसोल के बारे में सीखेंगे। जैसे HTML का कोड लिखने से पहले हमने VS कोड को इंस्टॉल किया था, तो हमने इंश्योर किया था कि हमारा एनवायरनमेंट तैयार है कि कहां पर हमें कोड लिखना है। अब जावास्क्रिप्ट का कोड वैसे तो हमें VS कोड के अंदर ही लिखना है, क्या जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाकर, जैसे हमने .html लिखकर HTML की फाइल बनाई थी, .css लिखकर CSS फाइल बनाई थी, वैसे ही हम .js लिखकर जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बना सकते हैं। बट ये वाला तरीका हम अभी इंप्लीमेंट नहीं करने वाले। वैसे तो प्रोजेक्ट्स बनाने में या कंपनी के अंदर काम करने में या डिफरेंट डे टू डे जावास्क्रिप्ट लिखने में हमें यही तरीका इंप्लीमेंट करना है, यानी VS कोड के ऊपर फाइल बनानी है। पर क्योंकि अभी हम नए बिगिनर हैं तो फाइल बनाने से पहले हम क्या करेंगे, कंसोल को यूज करना सीखें। कंसोल क्या होता है, हमने अभी तक क्रोम डेवटूल्स के अंदर इंस्पेक्ट करना सीखा है, यानी अगर मैं अपने किसी भी क्रोम के टैब के ऊपर जाऊं, वहां पर राइट क्लिक करूं तो हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट करके अभी तक हम एलिमेंट्स को देखते थे, यानी हम यहां से किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम उस एलिमेंट के लिए उसका HTML कोड देख सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग देख सकते हैं, काफी सारा लेआउट देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। अब इन्हीं डेवटूल्स के अंदर एलिमेंट्स के साथ क्रोम पर हमें कंसोल का ऑप्शन दिख रहा होगा। इनफैक्ट अगर आप किसी और ब्राउजर पर जाएं तो जनरली हर एक ब्राउजर के अंदर एलिमेंट्स, कंसोल, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इंस्पेक्ट के बाद। तो इस कंसोल को क्लिक करके हम यहां पर जा सकते हैं। अगर आपकी विंडो थोड़ी सी अभी छोटी है इस टाइम पर तो इस तरीके का एरो आपको दिख रहा होगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर कई सारे ऑप्शंस आएंगे जिसमें हमें कंसोल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कंसोल का ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको कई सारी चीजें लिखी हुई दिखेंगी, जैसे ये कुछ एरर्स आ रहे हैं, ये एक्चुअली वार्निंग्स है। ये वार्निंग्स क्या है, या फिर यहाँ पर अगर एरर्स भी आ रहे हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर तो वो क्या है, उसका मतलब क्या होता है, उन चीजों पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना, अभी के लिए इसको कंप्लीटली इग्नोर करना है। अगर हमें इन चीजों को क्लियर करना है तो अगर हम मैक के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम कमांड K प्रेस कर सकते हैं, विंडोज या लिनक्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम Ctrl L प्रेस कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी कंसोल विंडो कंप्लीटली खाली हो जाएगी। और अगर बाद में जाकर हम कुछ यहाँ पर टाइप करते हैं, जैसे हम टाइप कर सकते हैं यहाँ पर कंसोल विंडो में, एंड दोबारा इसको क्लियर करने के लिए हम सेम ऑप्शंस को प्रेस कर सकते हैं। तो ये जो कंसोल विंडो है ये आने वाली कुछ क्लासेस के लिए हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने का एरिया होगा। मतलब जितना भी जावास्क्रिप्ट का हम कोड लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फंडामेंटल सीखेंगे, वो सारा का सारा शुरुआती स्टेजेस में हम यहाँ पर अपना कोड लिखने वाले हैं। तो हमें ये वेबसाइट के ऊपर क्या चीजें चल रही हैं, गूगल है, क्या है, आता है तो किसी भी वेबसाइट को खोलकर उसका ये कंसोल वाला सेक्शन यूज कर सकते हैं। अब गूगल है वो तो सबसे आसान है, नहीं तो आपको HTML प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको ब्राउजर पर खोलकर उसका कंसोल विंडो यूज कर सकते हैं। और कंसोल के अंदर हम कुछ भी अगर लिखते हैं
मान लेते हैं मैंने कुछ ऐसा लिखा, ये कुछ एरर आ गया, कुछ मतलब नहीं है इस चीज का, पर अगर हम जैसे ही रिफ्रेश करते हैं वैसे ही क्या होगा, पेज सारा रीसेट हो जाएगा। तो कंसोल के ऊपर हम जितना भी कोड लिखते हैं उसमें से कुछ परमानेंट नहीं होता, ये सारा का सारा कोड मेरे पास टेम्परेरी कोड होता है। तो इसलिए टेम्परेरीली हम इस कंसोल विंडो को यूज करेंगे। अब इस विंडो के अंदर यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं, कस्टमाइज एंड कंट्रोल डेव टूल्स, इस पर अगर क्लिक करें तो डॉक साइड के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे। अभी क्या है, हमारा ये जो कंसोल वाली विंडो है ये राइट साइड है, अगर हम चाहें तो इसको लेफ्ट साइड भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये कहाँ जाएगी, पूरे पेज के लेफ्ट साइड में आ जाएगी। हम चाहें तो इसे नीचे की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और यहीं पर हम चाहें तो इसे कंप्लीटली बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी विंडो जो है सेपरेटली अलग हो जाएगी। अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसे थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, अपनी कंसोल विंडो को साइज में हम बड़ा करने वाले हैं, एंड यहाँ पर इसके फॉन्ट साइज को भी बड़ा करेंगे। तो मैं कमांड और प्लस, आप अगर विंडोज पर है तो आप कंट्रोल प्लस प्रेस कर सकते हैं, एंड इस तरीके से इस कंसोल विंडो को यूज करके हम अपना पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखकर सीखने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं एक सिंपल सी चीज लिखने वाली हूँ। लेट्स सपोज मैंने लिखा 1 लिखते ही मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, रिटर्न प्रेस किया, मेरे पास क्या हुआ, 1 दोबारा से प्रिंट होकर आ गया। जैसे ही मैंने लिखा 2 और एंटर प्रेस किया, वैसे ही 2 यहाँ पर सेकंड लाइन में अपने आप प्रिंट होकर आ गया। जैसे ही मैंने लिखा 1 + 2 और मैंने एंटर किया, वैसे क्या हुआ, 3 मेरे पास आ गया। तो 1 + 2 क्या हुआ, 3। ये एक लॉजिकल कंप्यूटेशन है जो जावास्क्रिप्ट ने मेरे लिए किया। ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी जावास्क्रिप्ट के अंदर चल रही हैं। तो जब भी हम कंसोल की बात करेंगे, कंसोल कहने का मतलब है बेसिकली जावास्क्रिप्ट। अब सीखते हैं कि कंसोल में जो चीजें मैं एंटर कर रही हूँ या जो चीजें मेरे पास प्रिंट होकर आ रही है, एंटर जो मैंने की है वो आपको ग्रीन कलर में दिख रही होगी, जो खुद से प्रिंट होकर आ रही है वो पर्पल कलर में दिख रही होगी। तो इन सब चीजों का मतलब क्या है, हमारा जो कंसोल होता है जिसके ऊपर हम कुछ क्लासेस के अंदर कोड लिखने वाले हैं, ये REPL REPL को यूज करता है। REPL का मतलब होता है प्रोग्रामिंग के अंदर रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट एंड लूप। इसका मतलब है कि हमारी जो कंसोल विंडो है उसके अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं तो पहले तो वो उस चीज को रीड करता है। यानी अगर यहाँ पर मैंने 1 टाइप किया तो इसने 1 को रीड किया, या मैंने 1 + 2 टाइप किया तो इसने 1 + 2 को रीड किया। उसके बाद अगर हमने कोई एक्सप्रेशन दिया है तो उस चीज को इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएट करना यानी कंप्यूट करना या फिर कैलकुलेशंस करना। अगर हमें कोई कैलकुलेशंस करवानी है तो वो सारी सेकंड स्टेप में होंगी। कैलकुलेशन कहने का मतलब है जब मैंने सिर्फ 1 टाइप किया तो कोई कैलकुलेशन नहीं हुई, पर जब मैंने 1 + 2 टाइप किया तो कैलकुलेशन हुई। 1 + 2 का इसने सम कैलकुलेट किया। जैसे मैथ के अंदर 1 + 2 3 होता है, वैसे ही हमारे कंसोल ने कैलकुलेट किया कि 1 + 2 3 होता है। उसके बाद इसने क्या किया, जो भी आंसर निकला फाइनल उसको इसने प्रिंट कर दिया। जैसे 1 जब हमने टाइप किया था तो कुछ है नहीं कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, तो इसने सिंपली क्या किया, वापस से 1 टाइप कर दिया। पर 1 + 2 जब हमने लिखा तो इस केस में कुछ है कंप्यूट करने के लिए, तो इसने वो रिजल्ट निकाला एंड फिर रिजल्ट को मेरे पास लाकर प्रिंट कर दिया। एंड फाइनली 4th स्टेप होता है लूपिंग का। लूप यानी दोबारा से प्रोसेस को रिपीट करो। तो हमारी कंसोल विंडो क्या करती है, पहले रीड करती है, फिर इवैल्यूएट करती है, फिर प्रिंट करती है, एंड दोबारा से लूप, फिर दोबारा रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट एंड दोबारा से लूप। तो इस तरीके से हम जितना चाहे उतना मर्जी कोड अपनी कंसोल विंडो के अंदर लिख सकते हैं। तो अभी के लिए हम सारा कोड यहीं पर लिखकर प्रैक्टिस करने वाले हैं। REPL रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप, इस कॉन्सेप्ट पर हमारा कंसोल काम करेगा। जब भी हम कंसोल को यूज करने हैं ये चीज याद रखनी है कि ये कोड परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप इस कोड को सेव कर पाएंगे या ये हमेशा आपके पास रहेगा। तो कंसोल विंडो को सिर्फ हम प्रैक्टिसिंग के लिए यूज कर रहे हैं, शुरुआती स्टेजेस पर एज अ बिगिनर इसको यूज कर रहे हैं। अब एक और चीज, एक शॉर्टकट मैं आपको सिखा देती हूँ। क्लियर करने का मैंने आपको शॉर्टकट सिखा दिया है कि अगर हम मैक के ऊपर हैं, मैं आपको लिखकर भी बता देती हूँ कि अगर हमारे पास विंडो के ऊपर हमने बहुत सारी चीजें कर दी हैं और अगर हमें अब क्लियर करना है चीजें, तो अगर हम मैक के ऊपर हैं तो हमें कमांड +K प्रेस करना है, और अगर हम विंडोज पर या लिनक्स पर हैं तो हमें कंट्रोल +L प्रेस करना है। अब उसके अलावा एक और शॉर्टकट होता है जो हमारी कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज होती हैं, उसमें से एक अपवर्ड एरो वाली की होती है, यानी कुछ ऐसी की होगी, एक डाउनवर्ड एरो वाली की होगी। जैसे हम अपवर्ड की को प्रेस करते हैं ना, तो पुरानी चीजें जितनी भी हमने टाइप की थी ये सारी की सारी हमारे पास वापस आनी शुरू हो जाती हैं, और जैसे हम डाउनवर्ड की तरफ प्रेस करते हैं तो नई वाली चीजें वापस आनी शुरू हो जाती हैं। तो पुराना अगर हमने कोई कमांड लिखी थी, कोई और चीज लिखी थी और उसको हमें वापस से लिखना है तो दोबारा पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड की को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करूंगी कि एक बार पॉज करना है और खुद से अपवर्ड डाउनवर्ड की को थोड़ा सा टेस्ट करके देखना है कि एक्चुअली कौन से वाली कमांड आपके पास वापस आ रही है। अभी इन सारी चीजों का क्या मतलब है, 1 + 2 हमने क्यों टाइप किया, इसने 1 + 2 3 कैसे कैलकुलेट कर दिया, या 1 का इसने 1 कैसे प्रिंट करवाया, वो उन सारी चीजों के हमें डिटेल में नहीं जाना। बेसिकली कंसोल के ऊपर हम अपना कोड लिखना शुरू करने वाले हैं और इसके बाद हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कोड लिखने का मतलब एक्चुअली होता क्या है। जब भी हम CSS और HTML को लिखते हैं उसके साथ हम जावास्क्रिप्ट को लिंक करते हैं, पर अभी के लिए हम HTML CSS को नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ प्योर जावास्क्रिप्ट पर फोकस करेंगे। तो आने वाले कुछ चैप्टर्स के अंदर HTML CSS को थोड़ा सा साइड में करते हुए सिर्फ जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक को समझने में हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले वेरिएबल्स की अगर बात करें तो वेरिएबल को बहुत सिंपल भाषा में अगर समझना है तो इसका मतलब होता है नेम ऑफ अ स्टोरेज लोकेशन। यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन एक कोड के दौरान, जो भी हम कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का या कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं या कोई भी अगर हमने वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं ना कोड के अंदर, वो सारी की सारी वेरिएबल्स की फॉर्म में स्टोर होती है। तो वेरिएबल्स हमारे पास कंटेनर्स होते हैं। जैसे हमारे किचन के अंदर आपने देखा होगा कोई एक मसाले का डब्बा है, कोई एक आपके पास चाय पत्ती का डब्बा होता है, कोई एक चीनी का डब्बा होता है। ऐसे ही अलग अलग तरीके के आपके पास कंटेनर्स होते हैं जो कुछ ना कुछ सामान स्टोर कर रहे होते हैं। वैसे ही कोड के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, सामान को स्टोर करने के लिए जो कंटेनर होता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल्स हमने पहले भी यूज किए होंगे, अगर आपने बेसिक मैथ पढ़ी होगी, बिल्कुल एडवांस मैथ की मैं बात नहीं करी, 6, 7, 8 क्लास वाली मैथ, जिसमें लेट्स सपोज अगर हमें कोई रेक्टेंगल दिया होता था, अब रेक्टेंगल के अंदर इसकी जो साइड्स होती थी ना वो हमें A और B की टर्म्स में देते थे। यानी यहाँ पर हमें बता दिया जाता था कि ये वाली जो साइड है ये A है, ये वाली जो साइड है ये B है, और मुझे बता दिया जाता था A की वैल्यू 5 के बराबर दी हुई है, B की वैल्यू 10 के बराबर दी हुई है। तो अगर मुझे इस रेक्टेंगल के लिए लेट्स सपोज एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो हम वो कैलकुलेट कर सकते थे बाय मल्टीप्लाइंग A into B। अगर मुझे इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो 2 into A plus B। तो इस तरीके से हम एरिया भी कैलकुलेट करते थे, पेरीमीटर भी कैलकुलेट करते थे, एंड सेम चीज स्क्वायर के लिए होती थी। अगर मुझे सर्कल दिया है तो उसके लिए हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते थे। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मूले होते थे। अब अगर हमें यहाँ पर बताया जाए कि A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 10 है तो A into B एरिया कितना होगा, एरिया होगा 50 के इक्वल। लेकिन कल को अगर हमारे पास कोई बड़ा या डिफरेंट शेप का रेक्टेंगल आ जाता है तो उसमें हो सकता है A की वैल्यू 5 से हटकर अब 10 में कन्वर्ट हो जाए, B की वैल्यू 10 से बढ़कर अब 20 में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके इसमें एरिया कितना होगा, एरिया का फॉर्मूला यही रहेगा, मतलब A into B ही रहेगा, बस उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। मतलब अब जो वैल्यू आएगी एरिया की वो 200 होगी।
होगी। रेक्टेंगल के केस में ये जो ए और ये जो बी है इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स यानी ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। इंग्लिश में वेरिएबल होने का मतलब है जिसकी वैल्यू चेंज कर सकती है। तो वेरिएबल्स के अंदर की जो वैल्यू होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैथ में वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो पाती थी, वैसे ही कोडिंग के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसे बोला गया है स्टोरेज लोकेशन का नाम, यानी जहां पर एक्चुअल वैल्यू स्टोर होती है उस लोकेशन का नाम इसे बोला गया है। तो अगर हम ऐसे ही जैसे रेक्टेंगल वाला वेरिएबल है ऐसे ही वेरिएबल बनाना चाहें तो उनको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बना सकते हैं। उनको कैसे बनाएंगे, उनको क्रिएट करने का वही तरीका रहेगा, वही स्टेटमेंट रहेगी जैसे हमारी मैथ के अंदर होती थी। अब वेरिएबल्स को और डिटेल में समझने के लिए हम कंप्यूटर की मेमोरी का एग्जांपल लेने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हमने कंप्यूटर की मेमोरी को इस तरीके से इमेजिन किया है कि इस मेमोरी के अंदर छोटे छोटे एरिया हैं और ये एरियाज क्या हैं, ये अपने आप में वेरिएबल्स हैं। मतलब इनके अंदर कुछ डेटा स्टोर हो सकता है और जहां पर भी वो स्टोर है उसका कुछ नाम है। इसको अगर हमें इमेजिन करना है तो हम ऐसे सोच सकते हैं जैसे हमारे पास अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर बहुत सारी जगह। अब पूरी अर्थ को अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी की तरह देखें तो अर्थ के ऊपर हमने क्या किया, अलग अलग प्लॉट्स काटे हुए हैं। एक कोई छोटे साइज का प्लॉट होगा, एक कोई बड़े साइज का प्लॉट होगा और हर प्लॉट का अपना एक एड्रेस होता है। वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर छोटे छोटे हिस्से होते हैं, कोई छोटे साइज का हिस्सा होगा, कोई बड़े साइज का हिस्सा होगा और हर एक कंप्यूटर की मेमोरी के कंपोनेंट का कुछ नाम होगा। ये जो नाम होता है इसी को हम अपना वेरिएबल कहते हैं। जो भी इस जगह का नाम है, जैसे घर का कोई एड्रेस होता है, प्लॉट का कोई एड्रेस होता है और घर के अंदर कोई रह रहा होता है, तो जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है वो हमारे वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी और जो नाम है उस प्लॉट का, उस जगह का, वो हमारा वेरिएबल बन जाएगा, यानी स्टोरेज लोकेशन का नाम बन जाएगा। जैसे हमने रेक्टेंगल का एग्जांपल लिया, लेट्स सपोज हमने लिखा a = 10, तो यही लिखकर हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल बना सकते हैं a, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 10। तो उससे क्या होगा, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ये वाली जगह रिजर्व हो जाएगी जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10 एंड इसका नाम हो जाएगा a, जो मेरे वेरिएबल का नाम है। वैसे ही अगर हमने लिख दिया एज = 23, तो यहाँ पर एज मेरा वेरिएबल है एंड ये जो 23 है ये उस वेरिएबल की वैल्यू है। तो एक जगह रिजर्व हो जाएगी मेमोरी के अंदर जिसका नाम होगा एज एंड जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर लिया 23। तो ये मेरा वेरिएबल है पूरा का पूरा एंड ये मेरी पूरी की पूरी मेमोरी है। ऐसे ही हम चाहें तो कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ, एज, नेम, सरनेम, फुल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कुछ भी टाइप की इन्फॉर्मेशन जिसको हम स्टोर करना चाहते हैं वैसा ही हम अपने वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। तो वेरिएबल के नाम को जनरली हम ऐसा रखते हैं जिससे पता चल जाए कि इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है। जैसे हम चाहें तो सीधा x = 23 भी लिख सकते हैं, पर उससे कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगर मैंने एज = 23 लिखा तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर एज की बात हो रही है जब भी हम 23 वैल्यू की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हमने लिखा नेम = टोनी, तो इस तरीके से कोड्स के अंदर हम अपना नेम लिख सकते हैं टोनी एंड क्या होगा, फिर उसके लिए एक जगह रिजर्व हो जाएगी मेमोरी के अंदर एंड उसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से मेमोरी के अंदर मेरी स्टोरेज बन जाएगी, उस स्टोरेज के अंदर वैल्यू स्टोर होगी टोनी एंड स्टोरेज का नाम होगा मेरे पास नेम। तो अगर मुझे इसी तरीके के वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हम इस तरीके से अपने कंसोल पर जाएंगे, इस कंसोल को क्लियर कर लेते हैं एंड यहाँ पर जैसे हम लिखे a = 10 एंटर, तो इससे क्या हुआ, a = 10 मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसका नाम है a और जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 10। इसी तरीके से हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं b = 5, तो क्या हुआ, मेरा वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसका नाम है b और जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 5। इसी तरीके से हम अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एज = 23, तो एज नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसकी वैल्यू है 23। अगर मुझे कोई नाम क्रिएट करना है, जैसे कोई टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करना चाहते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग्स के बारे में हम आगे पढ़ रहे होंगे जावास्क्रिप्ट में। तो जैसे अगर मुझे कोई नेम स्टोर करना है तो इस तरीके से नेम = टोनी मैंने स्टोर करवा लिया, नाम को हम डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, एंटर किया एंड इस तरीके से टोनी मेरा एक नाम है जो जाकर मेमोरी के अंदर कहीं पर स्टोर हो गया। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेमोरी में कहीं पर स्टोर होने के लिए जगह लेती है। एंड अब अगर हम a की वैल्यू देखना चाहते हैं कि a की वैल्यू क्या थी, तो मैं सिंपली स्क्रीन पर लिख सकती हूँ a, मैंने प्रेस किया एंटर, तो मेरे पास a की वैल्यू प्रिंट हो गई। a की वैल्यू क्या है 10 और यहाँ जब हमने a को क्रिएट किया था तो उसकी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया था विद द वैल्यू 10। तो ऐसा नहीं है वेरिएबल एक बार क्रिएट हो गया तो बाद में हम भूल जाएंगे कि वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू थी। जावास्क्रिप्ट को याद रहता है कि पुराना जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया था उसकी वैल्यू क्या थी और इस वैल्यू को हम चाहें तो बाद में जाकर रीयूज कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो अब a + b हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो a + b की वैल्यू आ गई 15 के इक्वल, ऊपर a की वैल्यू थी 10, b की वैल्यू थी 5, तो a + b इसने प्रिंट करवाया मेरे पास 15 के इक्वल। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, स्टोरेज लोकेशंस को हम वेरिएबल कहते हैं और इन वेरिएबल्स को हम डिफरेंट चीजों के लिए, जैसे कैलकुलेशंस हो गई या आगे जाकर हम और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, उन सब के लिए अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में। अभी हमने देखा कि अगर मुझे मेमोरी के अंदर एज को स्टोर कराना है तो उसके अंदर यूजुअली हम एक नंबर लिख सकते हैं। अगर मुझे नाम को स्टोर करवाना है तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कुछ इसी तरीके की एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। स्ट्रिंग यानी बेसिकली टेक्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे किसी और तरीके की वैल्यू स्टोर करवानी है, लेट्स सपोज मुझे ट्रू या फॉल्स कहीं पर स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम एक अलग टाइप का डेटा स्टोर करा रहे होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जब भी हम डेटा की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कोड के अंदर, तो हमारे पास अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है, मतलब हमारे वेरिएबल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास 7 प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव कहने का मतलब है सबसे बेसिक, सबसे कोर, सबसे फंडामेंटल टाइप्स। इसमें से ये जो बिग इंट और सिंपल होते हैं ये इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते, तो इनको हम इतना ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे। हमारे जो सबसे मेन 5 प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं जावा के अंदर वो ये होते हैं। यानी हम अपने डेटा की जब बात करते हैं तो हमारे पास नंबर टाइप का डेटा हो सकता है, हमारे पास बूलियन टाइप का डेटा हो सकता है, हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो सकता है विच इज बेसिकली टेक्स्ट या टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन या फिर कैरेक्टर्स या पैराग्राफ्स या वर्ड्स, या फिर हमारे पास 2 और डेटा टाइप्स होते हैं अनडिफाइंड और नल। इन 5 डेटा टाइप्स को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, पर उससे पहले छोटा सा सैंपल देख लेते हैं। जैसे अभी हमने एक वेरिएबल क्रिएट करके देखा था a = 25। लेट्स सपोज ये सेम चीज हम लिखते हैं कंसोल के ऊपर, मैंने लिखा a = 25। अब एक चीज मैं लिखने वाली हूं कंसोल में, मैं लिखूंगी टाइप ऑफ, यानी मैंने सिंपली लिखा टाइप ऑफ, फिर हम देंगे स्पेस और अब हम टाइप करेंगे अपने वेरिएबल का नाम यानी a, और जैसे ही
मैंने ये टाइप किया, हम कर देंगे एंटर। तो जैसे एंटर किया, अब मेरे आउटपुट में प्रिंट होकर आ रहा है नंबर। तो ये टाइप ऑफ क्या है? टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट के अंदर मेरा एक ऑपरेटर होता है जो मुझे बता देता है कि जिस भी वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं या जिस भी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं उसका क्या टाइप है। ए के अंदर 25 एक नंबर स्टोर था, तो यहाँ से पता चल रहा है कि मेरे ए का जो टाइप है वो एक्चुअली एक नंबर है। वैसे ही अगर मैंने लिखा एज इज इक्वल टू 23 और मैंने किया एंटर, उसके बाद हम लिखते हैं टाइप ऑफ और हम लिखते हैं एज, एंटर प्रेस किया तो हमारे पास दोबारा प्रिंट होकर आ जाएगा नंबर। क्यों? क्योंकि हमारा जो एज वेरिएबल है इसके अंदर कोई नंबर स्टोर है, तो इसका जो टाइप हो जाएगा वो एक नंबर टाइप हो जाएगा। उसी तरीके से अगर लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम इज इक्वल टू टोनी स्टार्क, एंड अब अगर हमने प्रिंट करवाने की कोशिश की टाइप ऑफ नेम, प्रेस किया एंटर, तो यहाँ पर नाम जो है उसके लिए टाइप प्रिंट हो रहा है स्ट्रिंग। इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं और इन्हीं प्रिमिटिव टाइप्स को हम एक एक करके अब डिटेल में समझेंगे। तो जब भी हमें किसी वेरिएबल का या किसी वैल्यू का अपना टाइप प्रिंट करवाना होता है उसके लिए हम टाइप ऑफ ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने डायरेक्टली वैल्यू को देखा कि मुझे टाइप ऑफ लेट्स सपोज मैंने 5.9 लिखा है, एंटर किया कि 5.9 का क्या टाइप है, तो ये जो वैल्यू है ये क्लियरली एक नंबर है, तो इसका टाइप प्रिंट हो जाएगा व्हिच इज अ नंबर वैल्यू। अगर मैंने लिखा टाइप ऑफ, मैंने कोई कैरेक्टर प्रिंट करवाया है ए, तो इसका जो टाइप होगा वो प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग के इक्वल। स्ट्रिंग अगर आपको इतना समझ नहीं आ रहा है कि स्ट्रिंग एक्जैक्टली है क्या, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग को भी आगे जाकर हम डिटेल में करेंगे, स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके हम एक एक जो प्रिमिटिव टाइप है उसको बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। और अगर हम इन डेटा टाइप्स को और क्लियरली समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने वाली हूं। अब जैसे इंस्टाग्राम की वेबसाइट है या फिर आप Amazon का एग्जांपल ले लीजिए, आप लेंसकार्ट का एग्जांपल ले लीजिए, आप फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी वेबसाइट का आप एग्जांपल ले लीजिए, हर वेबसाइट के ऊपर अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे यहाँ पर बहुत बेसिक सा मैं इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेने वाली हूँ, क्योंकि वो चीज है जिसको हम डे टू डे बेसिस पे शायद यूज कर रहे होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स। अगर इंस्टाग्राम के ऊपर हम फॉलोइंग या फॉलोअर्स या नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो हर एक चीज के सामने एक नंबर लिखा होता है। जैसे नंबर ऑफ फॉलोअर्स के सामने नंबर लिखा हुआ है, फॉलोइंग के सामने एक नंबर लिखा हुआ है। ये जो नंबर है इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो काउंट है ये हमारी जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे वेबसाइट बनानी है, इंस्टाग्राम के फ्रंट पेज का अगर मुझे क्लोन बनाना है वेबसाइट की फॉर्म में, तो ये जो नंबर है ये एक तरीके, तो ये जो फॉलोइंग का काउंट है ये एक तरीके से मेरा नंबर है। यानी अगर मुझे फॉलोइंग का काउंट किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा तो उस वेरिएबल का टाइप क्या होगा, उस वेरिएबल के अंदर नंबर टाइप होगा। वैसे ही अगर मुझे कुछ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, जैसे यहाँ पर प्रोफाइल के लिए अगर मुझे कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम कोई सेंटेंस लिख रहे होंगे, हम कोई वर्ड लिख रहे होंगे, हम कोई फ्रेज लिख रहे होंगे। ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये टेक्स्ट की फॉर्म में होती है, कैरेक्टर्स, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हमने लिखा है। तो इस सारी की सारी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को अगर मुझे स्टोर करवाना है तो मेरा वेरिएबल का जो टाइप होगा, जो इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा, उसका टाइप स्ट्रिंग होगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई फॉलो बटन होता है इंस्टाग्राम के ऊपर, अब हमने किसी व्यक्ति को फॉलो किया है या नहीं किया है, उसके लिए हमारे पास जवाब येस या नो हो सकता है। तो फॉलो करने की कोई स्टेट है, या तो वो स्टेट ट्रू है मतलब जवाब हाँ है, या फिर जवाब ना है मतलब फॉल्स है। तो जितनी भी हमारे पास ट्रू फॉल्स वाली वैल्यूज होती हैं उन सब के लिए जो हमारा टाइप होता है वो बूलियन टाइप होता है। एंड बूलियन को हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में, तो अभी अगर आपको नहीं समझ आ रहा बूलियन एक्जैक्टली है क्या तो वो कंफ्यूजन की बात नहीं है। सिंपली अगर मुझे कोई ट्रू फॉल्स येस नो जैसी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना होता है तो उनके लिए जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं उन वेरिएबल्स का टाइप हमारे पास बूलियन टाइप हो जाता है। तो ये तो हमने बेसिक एग्जांपल लिया है इंस्टाग्राम के पेज का। इस तरीके से मल्टीपल वेबसाइट के ऊपर अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे जो मेरी Amazon है उसके ऊपर अगर आप चीजों को कार्ट में ऐड कर रहे हैं और शॉपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो फाइनल प्राइस कैलकुलेट हो रहा है या इंडिविजुअल आइटम का जो प्राइस कैलकुलेट हो रहा है वो सारी की सारी चीजें कैसे वेरिएबल में स्टोर होंगी, वो सारा जो प्राइस है या आइटम का जो काउंट है ये सारी चीजें मेरे पास नंबर्स की फॉर्म में, यानी नंबर होगा मेरे वेरिएबल का टाइप। उसी तरीके से किसी आइटम का डिस्क्रिप्शन है, किसी प्रोडक्ट का नाम है, तो वो जनरली हम स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर कर रहे होंगे। तो इस तरीके से रियल लाइफ जो वेबसाइट्स होती है उसके ऊपर जितना भी डेटा होता है उसको हम री-इमेजिन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ माय जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। अब सबसे पहला डेटा टाइप जिसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ रहे होंगे ये है हमारे नंबर्स, एंड शायद ये सबसे सिंपलेस्ट डेटा टाइप है जिसकी हम बात करेंगे। जब भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर्स डेटा टाइप को यूज करते हैं इसका मतलब है कि जो भी हमारा वेरिएबल होगा वो नंबर्स टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। और किस किस को जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर माना जाता है, अगर आपने किसी भी पॉजिटिव या किसी भी नेगेटिव वैल्यू को स्टोर करवाया तो वो आपके लिए एक नंबर होगा। जैसे अगर हमने लिख दिया a इज इक्वल टू 14 या a इज इक्वल टू -4 तो ये दोनों अपने आप में नंबर्स हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई इंटीजर्स लिए हैं तो इंटीजर्स भी अपने आप में नंबर्स होते हैं, या फिर अगर हमने कोई फ्लोटिंग नंबर्स लिए, फ्लोटिंग नंबर्स यानी वो नंबर्स जिसके अंदर डेसिमल वैल्यू आ जाती है। जैसे अगर मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 4.6 तो जहां पर ये डेसिमल आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, वो भी नंबर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जहां पर मैंने कोई नेगेटिव वैल्यू लिख दी -4.6 लिख दिया वो भी अपने आप में एक नंबर होगा। a इज इक्वल टू 0 लिख दिया ये भी अपने आप में एक नंबर होगा। तो जितने भी पॉसिबल नंबर्स होते हैं चाहे वो इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए, डेसिमल पॉइंट्स हो गए, इन सब को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर टाइप के अंदर स्टोर करवाते हैं। अब जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर अलग से हमें वेरिएबल के लिए उसका टाइप बताने की जरूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली टाइप को डिटेक्ट कर लेता है। यानी अगर हम सिंपली अपने कंसोल के ऊपर लिखें a इज इक्वल टू लेट्स सपोज हमने लिखा 16 और किया एंटर, तो ये जो a है जावास्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि इसका टाइप एक नंबर होने वाला है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। जैसे हमने लिखा टाइप ऑफ a तो क्या आया, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ आ गया। ऐसे ही लेट्स सपोज अगर हम किसी आइटम का प्राइस डिस्प्ले करा रहे हैं, प्राइस है 99.99, हमने किया एंटर तो ये प्राइस की वैल्यू आ गई यहाँ पर। और अगर अब हम चेक करें कि टाइप ऑफ प्राइस क्या होने वाला है तो हमारे पास आएगा कि टाइप ऑफ प्राइस है नंबर। तो कंसोल ने डिटेक्ट कर लिया कि प्राइस के लिए वैल्यू थी 99.99 जो कि क्या है, खुद में एक नंबर है, इसीलिए प्राइस जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप हमारे पास नंबर होना चाहिए। इसी तरीके से हम कोई नेगेटिव वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहें, डिस्प्लेसमेंट हमने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसके अंदर हम कैलकुलेट किया करते थे, और डिस्प्लेसमेंट में लेट्स सपोज मेरे पास -25 आता है तो -25 आ गया। अब अगर मैं चाहूँ तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइप ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ सजेशंस में हमारे पास यूजुअली कंसोल स्क्रीन पर काफी सारी चीजें आती हैं, और लेट्स सपोज मुझे डिस्प्लेसमेंट पूरा नहीं टाइप करना तो हम क्या कर सकते हैं, टैब प्रेस कर सकते हैं। तो टैब हम अपने कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा।
मतलब जो भी सजेशन में इसने डिटेक्ट किया कि ये चीज़ आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पूरी पूरी लिखी हुई आ जाएगी। फिर हम एंटर प्रेस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो कि एक नेगेटिव वैल्यू थी उसका भी क्या टाइप डिटेक्ट हुआ है, उसका भी टाइप डिटेक्ट हुआ है एज माई नंबर। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज होती हैं जिनके लिए हमारी जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली टाइप डिटेक्ट करती है नंबर। सारी लैंग्वेजेस इस तरीके से ऑटोमेटिकली टाइप डिटेक्ट नहीं करती। मतलब अगर आप C++ जैसी लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं, सी में कोड कर रहे हैं, या फिर लेट्स सपोज आप जावा के अंदर कोड कर रहे हैं, तो इन तीनों लैंग्वेजेस के अंदर आपको एक्सप्लिसिटली मतलब अलग से जाकर अपना जो टाइप होता है वेरिएबल का उसको बताना पड़ता है कि हम जो वेरिएबल का टाइप डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक नंबर है, या फिर वो एक स्ट्रिंग है, या फिर वो एक कैरेक्टर है, या बूलियन है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें अलग से नहीं बताना पड़ता, ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि जिस तरीके की वैल्यू है वैसा ही हमारा टाइप होने वाला है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव और डेसिमल नंबर्स होते हैं इन सबका टाइप सेम होता है, विच इज इक्वल टू नंबर्स। लेकिन दूसरी कई ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनके अंदर ऐसा नहीं होता। यानी जावा की अगर आप एग्जांपल लें तो जावा के अंदर आपका फ्लोट एक डिफरेंट टाइप होता है और इंट एक डिफरेंट टाइप होता है। इंट के अंदर हम इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो गई हो या नेगेटिव वैल्यूज हो गई हो, उनको स्टोर करवाते हैं जावा में, और फ्लोट के अंदर हम अपनी डेसिमल वैल्यूज को अलग से स्टोर करवाते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी पॉसिबल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही डेटा टाइप के अंडर आ रहे होते हैं। अब अगर हमने कोई भी वेरिएबल बनाया, लेट्स सपोज हमने वेरिएबल क्रिएट किया है a = 10। अब हम इस वेरिएबल के ऊपर कई सारे डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जिनको परफॉर्म कर सकते हैं। यानी a = 10 मैंने बना लिया और b = 5 मैंने बना लिया। अब अगर हम चाहें तो a + b भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो जब हम a + b प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर a की वैल्यू यूज हो जाएगी। a की वैल्यू यानी अभी उसके अंदर वैल्यू है 10 और b की वैल्यू यानी अभी उसके अंदर वैल्यू 5, तो 10 + 5 = 15। जैसे करेंगे एंटर, मेरे पास 15 प्रिंट होकर आ जाएगा। ऐसे ही हम चाहें तो a - b कर सकते हैं, a - b। तो a क्या है 10 और b क्या है 5, 10 - 5 हो जाएगा मेरे पास 5 के इक्वल। एंटर प्रेस किया, इसे दोबारा से लिख लेते हैं। जैसे a - b प्रेस किया, क्या आया मेरे पास 5 आया। ये a माइनस ये जो गलती से प्रेस हो गया है, ये कोई लॉजिक नहीं है इस वाली स्टेटमेंट का, तो इसीलिए इसने क्या किया, कंसोल ने एक सिंटैक्स एरर दिखा दिया कि जो भी चीज आप टाइप कर रहे हैं वो एक इनवैलिड टोकन है। कुछ मतलब समझ नहीं आया कंसोल को कि आप टाइप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे a - b होता है वैसे ही a × b होता है। तो इफ आई डू a × b, मल्टीप्लाई के लिए हम एस्टरिस्क स्टार वाला सिंबल यूज करते हैं। जैसे एंटर किया तो a था 10, b था 5, 10 × 5 = 50। वैसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने किया a, उसके बाद हमारा फॉरवर्ड / डिवाइडेड बाय b। जैसे एंटर करेंगे वैल्यू आ गई 2, तो a क्या हुआ, b से डिवाइड हो गया। a क्या था 10, b क्या था 5, 10 / 5 = 2। तो इसने क्या किया, क्वोशिएंट को प्रिंट कर दिया, विच इज इक्वल टू वैल्यू 2। तो ये चारों जो मेन ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों के चारों हमारी वेरिएबल्स के लिए काम करते हैं और इनको हम यूज करके देख सकते हैं। हम चाहें तो डायरेक्टली नंबर्स के साथ भी सेम चीज कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर 10 × 2 लिख दिया तो आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 20। पर जब भी हम जो जनरल जावास्क्रिप्ट के कोड्स लिख रहे होंगे उसमें हम प्रेफर करेंगे कि जितनी भी चीजें हो रही हूं इन टर्म्स ऑफ हमारे वेरिएबल्स हो रही हूं, कि जो भी चीज जिस इंफॉर्मेशन को हम बार-बार यूज करना चाहते हैं उसको हम वेरिएबल की फॉर्म में स्टोर करा रहे हो। अब इसके साथ जितने भी नंबर्स हम मेमोरी के अंदर स्टोर कराते हैं उन सभी के लिए एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। यानी अगर एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं, अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं a = 0.9999, हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल 9s तक इसको लेकर जा सकते हैं। और अगर हमने कम लिमिटेड नंबर ऑफ 9s यहाँ पर यूज किया और जैसे एंटर प्रेस किया, हमारे नंबर की क्या वैल्यू है, हमारी नंबर की वैल्यू 0.999 जितनी भी हमने वैल्यू लिखी थी। पर हम जैसे ही अपने नंबर ऑफ 9s को इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करके इसे बहुत ज्यादा बार हम 9 लिख देते हैं ना, फिर एंटर प्रेस करते हैं, तो हमारा जो a है उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू अपग्रेड होकर नियरेस्ट इंटीजर पर चली जाएगी। यानी मेरा नियरेस्ट इंटीजर यहाँ पर होगा 1 के इक्वल। तो इसलिए हमारे जो जितने भी नंबर्स होते हैं मेमोरी के अंदर या फिर इन जनरल जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उनके लिए एक लिमिटेड मेमोरी होती है। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड जितना लंबा चाहे उतना मर्जी लंबा कोई भी नंबर जो है क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। देयर इज अ लिमिट टू नंबर्स। अब वो लिमिट कितनी है उसके हम इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जनरल जितने भी हमारे केसेस होंगे उसमें शायद ही कोई ऐसा केस होगा जिसमें हम अपने नंबर्स की लिमिट को हिट करेंगे। बट हमें बैक ऑफ द माइंड पे जरूर पता होना चाहिए कि जितना भी हम बड़ा नंबर स्टोर कर रहे हैं, हर एक बड़े नंबर के स्टोरेज पर एक लिमिट होती है, और उसके बाद नंबर ऑटोमेटिकली जो होगा, अगर डेसिमल की लिमिट है तो ऑटोमेटिकली किसी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू की तरफ राउंड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जेएस के अंदर ऑपरेशंस के बारे में। तो हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब यहाँ पर ऑपरेशंस कहने का क्या मतलब है, मैथ के अंदर हम ऑपरेशंस को पढ़ते थे। ऑपरेशंस यानी जिनको हम कैलकुलेशंस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया a और b, और अगर मैं a + b लिख रही हूँ तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे ये जो मेरा a होता है, ये जो मेरा b होता है, इनको हम ऑफिशियल टर्म्स में कहते हैं ऑपरेंड्स। तो ये मेरा फर्स्ट ऑपरेंड है, b मेरा सेकंड ऑपरेंड है। ऑपरेंड यानी जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। ये प्लस क्या है, ये प्लस है मेरा ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एडिशन का। तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ यहाँ पर, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। ऑपरेशन यानी कोई भी काम जो परफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे ही हमें जो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं a + b, एंड a + b की वैल्यू को हम स्टोर करवा सकते हैं किसी और वेरिएबल के अंदर। जैसे यहाँ पर अगर हमने वेरिएबल बनाया लेट्स से 10 एंड एक और दूसरा वेरिएबल बनाया लेट्स से वी राइट b = 20। अब अगर मैं लिखूं सम इज इक्वल टू a + b, एंड अगर अब हम सम की वैल्यू को प्रिंट करवाएं जो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है 230, तो हम सिंपली लिख सकते हैं सम एंटर। तो क्या होगा, सम की वैल्यू ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट ने कंसोल ने कैलकुलेट कर दी, विच इज इक्वल टू 30 यानी 10 + 20। तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, यहाँ पर हमने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया। ऐसे हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे डिफरेंस निकालना है ऑफ a - b, तो एंटर किया, डिफरेंस आ गया मेरे पास -10। तो डिफरेंस ये जो नया वेरिएबल मैंने बनाया इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी -10। क्यों, 10 - 20 हमने किया है। ऐसे ही हम चाहें तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू a × b, तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का परफॉर्म हुआ, आंसर आया 200 के इक्वल। ऐसे ही हम डिवीजन कर सकते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाय, या इसे लिख देते हैं a डिवाइडेड बाय b, a डिवाइडेड बाय b 10 डिवाइडेड बाय 20 होने वाला है 0.5 के इक्वल। तो इसे करेंगे एंटर। तो डिव ये जो मेरा वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू स्टोर होकर आ जाएगी 0.5। तो ये तो मेरे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन 4 मेजर ऑपरेशंस होते हैं। पर इनके अलावा जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 और ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं।
इनमें से सबसे पहला हमारा जो नया ऑपरेशन है जिसको हम सीखेंगे ये है मेरा रिमाइंडर, यानी हम रिमाइंडर ऑपरेटर को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास प्लस एडिशन ऑपरेटर होता है, माइनस का ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर होता है, डिवाइड का ऑपरेटर होता है, वैसे ही हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर रिमाइंडर का भी ऑपरेटर होता है। रिमाइंडर ऑपरेटर को हम मॉड्यूलो भी कहते हैं। तो अगर हम किसी नंबर के साथ रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज करेंगे। जैसे अगर मैंने लिख दिया 12 मॉड्यूलो 5, तो इसको लिखने का मतलब है कि हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से। अब 5 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट में आएगा 2 - 10 और रिमाइंडर में आएगा मेरे पास ये वैल्यू 2। तो ये जो वैल्यू 2 होगी ये मेरा फाइनल आंसर होगा फॉर माय मॉड्यूलो ऑपरेटर। इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, अगर हमने एक वेरिएबल बनाया 20 और हमने दूसरा वेरिएबल बनाया 10, और अब अगर हम लिखना चाहते हैं रिमाइंडर तो हम सिंपली लिख सकते हैं ए मॉड्यूलो बी। ए मॉड्यूलो बी होने वाला है 0। 0 क्यों हुआ? क्योंकि जब हम 20 को 10 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में कंप्लीटली डिवीजन हो जाता है और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। ऐसे ही अगर हम करें तो हम कर सकते हैं 9 मॉड्यूलो 2। 9 मॉड्यूलो 2 के केस में हमारा जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1। 1 क्यों आया? क्योंकि 9 जब 2 से डिवाइड होता है तो नियरेस्ट जो नंबर बनता है वो बनता है 8। 8 के बाद 9 में से 8 निकल गया तो हमारे पास 1 एज रिमाइंडर बचता है, तो 1 आ जाएगा मेरे आंसर की तरह। तो मॉड्यूलो को भी काफी ज्यादा कैलकुलेशन के अंदर यूज करते हैं। इनफैक्ट मॉड्यूलो सबसे ज्यादा जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होता है टू डिटेक्ट ऑड एंड इवन नंबर्स। मॉड्यूलो ऑपरेटर की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ऑड नंबर है और कौन सा नंबर इवन नंबर है। कैसे? जब भी हम किसी ऑड नंबर का मॉड्यूलो लेते हैं 2 से, मतलब अगर हम मान लेते हैं मेरे पास कोई भी ऑड नंबर है, उस ऑड नंबर को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो कभी भी वो ऑड नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंडर में बचेगा। तो अगर मेरे ऑड नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होता और जो रिमाइंडर बचती है दैट वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम 0, तो उसका मतलब है मेरा नंबर ऑड हो जाता है। और अगर किसी नंबर n को मॉड्यूलो 2 हम करते हैं और आंसर में मेरे पास 0 आ जाता है, यानी कोई भी नंबर मैंने लिया और डिवाइड बाय 2 किया और रिमाइंडर में 0 आ गया, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। और जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो मेरे पास इवन नंबर होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं चाहूं तो अगर हम 12 को 12 मॉड्यूलो 2 अगर हम लिखें तो 12 मॉड्यूलो 2 कहने का मतलब होगा कि 12 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब ये एक इवन नंबर है। ऐसे ही हम चाहें तो 8 मॉड्यूलो 2 भी लिख सकते हैं, तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया क्योंकि ये एक इवन नंबर है। पर यहीं पर अगर हम लिखें 3 मॉड्यूलो 2 तो उस केस में नॉन जीरो वैल्यू आएगी, यानी 1 आएगा। या फिर अगर हम लिखें 7 मॉड्यूलो 2 तो उस केस में भी नॉन जीरो वैल्यू आएगी, यानी 1 आएगा, क्योंकि 7 भी एक ऑड नंबर है। तो जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं जब उनका मॉड्यूलो लेते हैं 2 के साथ तो एक नॉन जीरो वैल्यू देते हैं, और जो इवन नंबर्स होते हैं वो हमें वैल्यू देते हैं इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है विच इज माय एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर क्या करता है? इसको हम पावर ऑपरेटर भी कहते हैं। हमने मैथ में कई बार देखा होगा, जैसे हम लिखना चाहते हैं 2 टू द पावर 2, जिसका मतलब होता है विच इज बेसिकली 2 into 2। तो पावर मतलब उतने टाइम्स उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना खुद से। जैसे अगर मैंने लिखा है 2 टू द पावर 4, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 16 के इक्वल। तो अगर मुझे किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से पावर की तरह कैलकुलेट करना है तो जैसे a टू द पावर b होता है तो उसको हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई b, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जिसमें b मेरा पावर होने वाला है और a मेरा मेन जो बेस होता है पावर के लिए वो होने वाला है। ये डबल एस्टेरिस्क को हम यूज करते हैं फॉर पावर। जैसे यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं 2 टू द पावर 3 तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। उसी तरीके से अगर मैंने कोई भी वेरिएबल लिया है लेट्स सपोज 3 एंड हमने इसके लिए कोई भी दूसरी वैल्यू ली है लेट्स सपोज 3, तो a टू द पावर b क्या होने वाला है? 3 टू द पावर 3 हमारे पास होता है 27 के इक्वल, तो मेरे पास आ गया 27। तो हमारे 4 बेसिक ऑपरेटर्स तो हमें पता ही होने चाहिए। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपने मॉड्यूलो एंड अपने एक्सपोनेंशिएशन को यूज करेंगे। तो हमारा जो कंसोल है वो हमारे कैलकुलेटर की तरह भी वर्क करता है। तो जितनी भी कैलकुलेशंस हो सकती हैं, सिंपली अगर किसी ने आपका कैलकुलेटर काम ना करे, जो बहुत ही बेसिक चीज है वैसे तो हम अपने क्रोम का टैब खोलकर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर अपनी कैलकुलेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ से हमें छोटा थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम जो एक बहुत बेसिक सी चीज बना सकते हैं, जिसको बनाने में शायद हमें 2-4 मिनट लगेंगे। एक बार हमने ठीक ठाक कॉन्सेप्ट सीख लिया जावास्क्रिप्ट को, वो हो सकता है एक बेसिक कैलकुलेटर। हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके कैलकुलेटर बना सकते हैं जो इसके बेसिक ऑपरेशंस को यूज करके वर्क करेगा। खैर ये तो बाकी बातें होगी। आई होप कि अभी तक हमें वेरिएबल समझ में आ गया है, हमें डेटा टाइप्स के अंदर नंबर समझ में आ गया कि नंबर कैसे एक डेटा टाइप है, कैसे अपने जो डेटा है उसका टाइप हमें एक्सप्रेस कराने में हेल्प करता है। एंड उसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें ऑपरेशंस समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट जिस चीज की हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है बट इससे पूरी कोशिश करनी है कंफ्यूज ना होने की। ये है हमारे साथ जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्पेशल वैल्यू जो होती है NaN। NaN की फुल फॉर्म है नॉट अ नंबर, यानी NaN जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो रिप्रेजेंट करती है नॉट अ नंबर वैल्यू को। कभी कभार हमारे पास जो कैलकुलेशंस होती हैं तो हमारे पास इस तरीके का ऐसा नंबर आता है जो एक वैलिड नंबर नहीं है। जैसे मैथ के अंदर हमें पता होता है कि 0 डिवाइडेड बाय 0 होना तो एक नंबर चाहिए, क्योंकि हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फाइनल आंसर आएगा, जो फाइनल नंबर आएगा, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, यानी वो एक वैलिड नंबर नहीं होता, तो एक इनवैलिड नंबर होता है। तो 0 डिवाइडेड बाय 0 को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर NaN कहेंगे, यानी नॉट अ नंबर। मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर जावास्क्रिप्ट के अंदर NaN एक नंबर ही होता है, पर वो जो वैल्यू बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिखा, लेट्स सपोज मैंने 1 लिखा, तो 1 जिस वैल्यू को दिखा रहा है वो 1 ही है, 2 जिस वैल्यू को दिखा रहा है वो 2 ही है, 2.5 जिस वैल्यू को दिखा रहा है वो 2.5 ही है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर NaN नॉट अ नंबर, एक नंबर तो है पर वो जिस वैल्यू को दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक नंबर नहीं है, वो एक वैलिड नंबर नहीं है। जैसे 0 डिवाइडेड बाय 0, अगर मैं यहाँ पर लिखूं लेट्स सपोज आई डू 0 डिवाइडेड बाय 0 और मैंने किया एंटर, तो जावास्क्रिप्ट मुझे देगा NaN। और अगर मैं चेक करूं टाइप ऑफ NaN, तो NaN का टाइप क्या आता है? नंबर आता है। तो NaN एक ऐसी वैल्यू है जो है तो एक नंबर, बट उसके अंदर कोई भी वैलिड नंबर वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं हो रही। जैसे 0 एक वैलिड नंबर होता है, 1 एक वैलिड नंबर होता है, 2 एक वैलिड नंबर होता है। NaN जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक वैलिड नंबर नहीं है। अब NaN को अगर हम चाहें तो NaN के साथ जितने भी ऑपरेशंस जितने भी हमने सीखे हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, पर उन सारे ऑपरेशंस का जब भी रिजल्ट आता है, क्योंकि हम एक नॉट वैलिड नंबर को यूज कर रहे हैं, तो उसका आंसर भी नॉट वैलिड नंबर ही आएगा। जैसे अगर हम लिखे NaN +1
स्पेस +1, तो इसका आंसर भी मेरे पास NaN आने वाला है। अगर हम चाहें तो इसको -1 में कन्वर्ट करेंगे तो भी NaN आएगा, हम चाहें तो इसे मल्टीप्लाइड बाय 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं तो भी मेरे पास आंसर NaN आएगा, या फिर अगर मैं NaN इंटू NaN करूँ तो भी मेरे पास नॉट अ नंबर आएगा। तो जब आपके पास कोई इनवैलिड नंबर होता है उसके साथ आप जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे आपके पास रिजल्ट में भी इनवैलिड नंबर ही आने वाला है। तो आई होप कि यहाँ से हमें NaN नॉट अ नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम पढ़ने वाले हैं ये है हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी, यानी जब हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे मैथ के अंदर हमने ऐसा एक्सप्रेशन देखा होगा 5 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 + 3 - 5। तो इस तरीके के बड़े से एक्सप्रेशन में हम अगर हमें मैथ का ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम लेफ्ट से कैलकुलेशन करना या राइट से कैलकुलेशन करना शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ के कुछ रूल्स होते हैं। मैथ में हमने एक रूल पढ़ा होगा बॉडमास वाला रूल। बॉडमास वाला रूल क्या कहता है कि सबसे पहले तो हमें अगर कोई ब्रैकेट्स हैं तो हमें ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा, तो उसके बाद हम डिवीजन करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इस तरीके से हर एक ऑपरेटर के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करने का एक सीक्वेंस होता है। आपको प्लस और माइनस करने से पहले हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड हमेशा पहले करना होता है। तो ये मैथ का रूल होता है, तो वैसे ही रूल्स हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अप्लाई करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर किसी एक सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, जैसे ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा ऑपरेटर पहले यूज होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में इंप्लीमेंट होगा, उसका एक सेट प्रेसिडेंस होता है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमारा एक जनरल ऑर्डर होता है या प्रायोरिटी सेट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे हाईएस्ट जो प्रेसिडेंस होती है वो होती है हमारे ब्रैकेट की, यानी सबसे पहले जितने भी ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन वाले पार्ट होंगे ना वो सॉल्व हो रहे होंगे। लेट्स सपोज हम एक एक्सप्रेशन का एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा 5 + 2 डिवाइडेड बाय 7 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, या इसे कर लेते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इस तरीके का हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा है। अब इस एक्सप्रेशन में सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशन को जब परफॉर्म करेंगे तो 5 + 2 हो जाएगा 7, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 7 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब जैसे सारे ब्रैकेट वाले ऑपरेशंस को हमने परफॉर्म कर लिया, उसके बाद सेकंड जो प्रायोरिटी आती है वो आती है पावर ऑपरेटर की। अब हमारे एक्सप्रेशन में कोई पावर ऑपरेटर नहीं है, तो उसके बाद थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी आती है हमारे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड हमारे मॉड्यूलो की। अब इन तीनों ही ऑपरेटर्स की इक्वल लेवल पे प्रायोरिटी है, पर हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखते हुए चलते हैं। यानी लेफ्ट में सबसे पहले क्या आया, 7 डिवाइडेड बाय 7 आया, तो 7 डिवाइडेड बाय 7 का हम आंसर लिखेंगे विच इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने लिखा +1। अब डिवीजन के बाद अभी हमें प्लस नहीं परफॉर्म करना, अभी हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 का हम आंसर लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 बेसिकली होने वाला है 2 के इक्वल, तो यहाँ पर 1 की जगह हम लिख देंगे लाकर 2। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। एंड फोर्थ लेवल पे जो प्रायोरिटी होती है वो होती है प्लस एंड माइनस की, यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन की। सब्ट्रैक्शन और एडिशन की भी हमारे पास इक्वल प्रायोरिटी होती है, तो हम क्या करते हैं एक्सप्रेशन में लेफ्ट से राइट की तरफ कैलकुलेट करते हैं। तो हम इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक सिंगल ऑपरेशन है 1 + 2 विच विल बी इक्वल टू 3। तो इस एक्सप्रेशन का जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास निकल कर आएगा वो होगा 3 के इक्वल। तो जब भी हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया होता है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, तो हम इसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। इनफैक्ट अगर इस चीज को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखकर देखें तो वी कैन सिंपली राइट 5 + 2 डिवाइडेड बाय, इसे कर लेते हैं 5 + 2 डिवाइडेड बाय 7, उसके बाद हमने लिया था +1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आंसर हमारे पास आएगा 3 के इक्वल एंड इट इज द सेम चीज जो हमने अभी कैलकुलेट की है। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस पर बेस्ड हम कुछ सवालों को यहाँ पर इवैल्यूएट करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ तक अगर आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस समझ में आ गया है तो वीडियो को एक बार पॉज करना है और इन तीनों एक्सप्रेशंस के एक बार रिजल्ट खुद से कैलकुलेट करके देखने हैं। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। फर्स्ट एक्सप्रेशन मुझे कह रहा है 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास जो रूल कहता है वो कहता है कि सबसे हाईएस्ट जो प्रायोरिटी है वो ब्रैकेट की होनी चाहिए, उसके बाद हमारा पावर ऑपरेटर आता है, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई आता है, डिवीजन आता है, मॉड्यूलो आता है, एंड उसके बाद हमारे पास आता है मेरा प्लस एंड माइनस। और इन दोनों के अंदर हम कहां से कहां तक बढ़ते हैं, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, क्योंकि इस लेवल पे इक्वल प्रायोरिटी है, इस लेवल पे इक्वल प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है ब्रैकेट की, तो हम ब्रैकेट के अंदर की चीज को सॉल्व करेंगे। 2 + 1 को सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 3। अब सिंगल ऑपरेटर मेरे पास रह गया, तो 3 × 3 मेरे पास हो जाएगा 9 के इक्वल। इसको करके भी देख लेते हैं, अगर हम चाहें तो टाइप कर सकते हैं 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका आंसर हो जाएगा 9 के इक्वल। सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन में हमारे पास कोई भी ब्रैकेट नहीं है, तो ये लेवल तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास आता है पावर ऑपरेटर। यहाँ एक पावर ऑपरेटर दिया हुआ है 2 तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 होता है 4 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 + 4। अगर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल पावर ऑपरेटर्स होते तो सॉल्व करने का सीक्वेंस राइट से लेफ्ट होता है। जैसे इन दोनों लेवल्स में लेफ्ट से राइट होता है, वैसे मल्टीपल पावर्स के केस में राइट से लेफ्ट की तरफ हम सिर्फ पावर ऑपरेटर्स को सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा चीज है जिसको हम ध्यान रख सकते हैं। अब हमारा एक्सप्रेशन इतना रह गया। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर मेरे पास डिवाइड है, प्लस है। डिवाइड और प्लस में हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइड की होती है, तो हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने से 3 डिवाइडेड बाय 1 मेरे पास हो गया 3 के इक्वल, +4 और फाइनल आंसर अब रह गया 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7। इस सेम एक्सप्रेशन को हम लिखकर देख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 1 +2 पावर 2, आंसर हो जाएगा 7 के इक्वल। थर्ड एक्सप्रेशन पे आते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन में मेरे पास है प्लस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड की होती है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट से राइट स्टार्ट कर देंगे। लेफ्ट में सबसे पहले मेरे पास मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 हम करेंगे। 4 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो गया मेरे पास 6 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर मेरे पास डिवीजन आ रहा है, तो 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 एंड 4 + 3 इज इक्वल टू 7। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 7। इसी सेम चीज को हम टेस्ट भी कर सकते हैं। हमने लिखा 4 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया मेरे पास 7 के इक्वल। तो इस तरीके से अगर कहीं भी आपको ऐसा होता है कि एक्सप्रेशंस का आंसर इवैल्यूएट करना है, तो उस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए हम अपने सिंपल ऑपरेटर प्रेसिडेंस को यूज कर सकते हैं।
अब हम बात करने वाले हैं अपने लेट कीवर्ड के बारे में। तो अभी तक हमने काफी सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है अपने कंसोल के ऊपर एंड यूजुअली उसको लिखने के लिए हम सिंपली लिखते थे अपने वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू लेट्स सपोज a इज इक्वल टू 5 हमने लिख दिया। तो मेमोरी के अंदर मेरा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया a जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 5। अभी तक हमने इस तरीके से अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, बट ये एक्जैक्टली सही तरीका नहीं होता अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं और उन कीवर्ड्स की हेल्प से हम अपने वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। हमारे पास जैसे अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमारे पास एक डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के अंदर कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, मतलब हर वर्ड का एक फिक्स्ड मतलब होता है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट की भी अपने आप में एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, मतलब वो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप वेरिएबल्स की तरह किसी और रैंडम काम के लिए यूज नहीं कर सकते। उन वर्ड्स का कुछ फिक्स्ड मतलब है। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर NaN का एक फिक्स्ड मतलब है। सबको पता होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर NaN है तो मतलब हम नॉट अ नंबर की बात कर रहे हैं। वैसे ही जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा एक लेट कीवर्ड होता है जिसका मतलब फिक्स्ड होता है। ये हमारा लेट कीवर्ड हमें हेल्प करता है अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए ये जो सिंटैक्स अभी तक हम लिखते आए ये हमारा गलत सिंटैक्स होता था। सही तरीका इवन दो ये तरीका भी चल जाएगा, बट इसकी जगह एक एक्सपीरियंस एक अच्छे प्रोग्रामर जो कोड लिखेंगे उस कोड में हम शुरुआत करेंगे अपने लेट कीवर्ड्स के साथ। हमें अगर कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे लेट के साथ। वैसे इसके अलावा दो और कीवर्ड्स होते हैं कॉन्स्ट एंड वैर जिनको हम पढ़ने वाले हैं, उन दोनों कीवर्ड्स को भी हम यूज कर सकते हैं, पर मैक्सिमम केसेस में वेरिएबल को बनाने के लिए हम अपने लेट कीवर्ड को यूज करेंगे। हमने लिखा लेट कीवर्ड एंड उसके बाद हम अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं उसका इनिशियलाइजेशन वैल्यू और फिर हम लिखते हैं सेमीकोलन। जिस सेमीकोलन की बात हमने CSS के अंदर की थी वही सेमीकोलन हमें हर एक जावास्क्रिप्ट की लाइन के बाद यूज करना होता है। ये सेमीकोलन हमें बताता है कि यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट की जो लाइन है या जो एक सेंटेंस है वो खत्म हो गया। तो इस तरीके से ये एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी कीवर्ड को इनिशियलाइज करने का। अब यहाँ पर तो हमने ए को डिफाइन भी किया, डिक्लेयर भी किया। डिक्लेयर यानी बता दिया जावास्क्रिप्ट को कि ए नाम का कोई वेरिएबल है और उसकी वैल्यू को भी लिख दिया है। बट हम चाहें तो बिना वैल्यू के साथ भी किसी कीवर्ड को इनिशियलाइज कर सकते हैं। यानी हम सिंपली लिख सकते हैं लेट सपोज मेरे वेरिएबल का नाम है यहाँ पर बी और फिर मैंने लिखा सेमीकोलन। तो अभी मेरे पास मेमोरी में जाके एक जगह तो रिजर्व हो गई जिसका नाम है बी, पर अभी उस जगह के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। तो इस तरीके से भी हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेट कीवर्ड एंड इस तरीके से भी बिना कोई स्टार्टिंग वैल्यू के भी हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक तरीका होगा कि मैंने लिख दिया लेट a इज इक्वल टू 5 विद अ सेमीकोलन। तो इस केस में लेट a इज इक्वल टू 5 से मेरा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अगर अब मैं a की वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहूं तो a के अंदर वैल्यू आ गई 5 एंड उसी तरीके से हम लिख सकते हैं लेट b और b की वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाहें तो उस केस में हमारे पास अनडिफाइंड प्रिंट होगा। अनडिफाइंड को हम आगे जाकर पढ़ने वाले क्या होता है एक्जैक्टली, बट यहाँ पर अनडिफाइंड कहने का मतलब है कि जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं, मतलब जो b की वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं वो है ही नहीं। वो जावास्क्रिप्ट को समझ ही नहीं आ रहा कि b के अंदर आप कौन सी वैल्यू मांगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि b के अंदर अभी तक हमने कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं करी है, बट हमने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है। तो लेट कीवर्ड का काम होता है बेसिकली इट इज द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। तो अलग अलग तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया लेट एज इज इक्वल टू 23 एंड उसके बाद हम डायरेक्ट एज में ही चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैंने कर दिया एज इज इक्वल टू एज प्लस 1, यानी जो सारी चेंजेस अभी तक हम नॉर्मली करते आ रहे थे अपने वेरिएबल्स के साथ वो सारे यहाँ भी हो सकते हैं। एज इज इक्वल टू एज प्लस 1 करने का मतलब है कि एज पहले थी 23, उसमें मैंने प्लस 1 कर दिया, तो अब जो एज की वैल्यू है वो हो जाएगी मेरे पास 24 के इक्वल। इसको एक बार करके देखते हैं, ये क्लियर कर लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट एज इज इक्वल टू 23। तो अब अगर हम एज की वैल्यू प्रिंट करें तो इट इज इक्वल टू 23, बट हम चाहें तो एज की वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं टू एज प्लस 1। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 24 के इक्वल। हम चाहें तो दोबारा एज को प्रिंट करवाएं तो अब एज की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 24। उसी तरीके से हम एज इज इक्वल टू एज माइनस 1 भी कर सकते हैं। दोबारा से एज की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 23। तो जैसे भी हमने वेरिएबल्स बनाए हैं उनके अंदर हम अपडेशंस भी कर सकते हैं। सिमिलर अपडेशंस हम चाहें तो अपने डेसिमल वैल्यूज के लिए भी कर सकते हैं। यानी अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया लेट प्राइस या CGPA इक्वल टू 8.9, तो मेरे CGPA की वैल्यू हमारे पास आ गई और अब हम चाहें तो CGPA के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। CGPA -1 या इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से वी मल्टीप्लाई इट टू 10, तो अब जो CGPA की वैल्यू है ये है मेरे पास 89%। तो CGPA मेरी परसेंटेज में कन्वर्ट होगी। तो इस तरीके से कन्वर्जन जो होते हैं CGPA से परसेंटेज का कन्वर्जन, परसेंटेज से CGPA का, या मार्क्स का अगर आपको एवरेज निकालना है, या आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन करना है, किसी स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है, किसी आपको सर्कल की सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करनी है, तो इस तरीके के जो छोटे मोटे ऑपरेशंस होते हैं इनको हम वेरिएबल्स की फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं मुझे कोई स्क्वायर दिया हुआ है और इसको क्रिएट भी कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे लेट्स सपोज हमें कोई स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर की जो साइड है इसकी वैल्यू हमें दी है 4 के इक्वल, तो आई कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल लेट साइड इज इक्वल टू 4 एंड अब अगर हमें स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना होगा तो वो एरिया हो जाएगा मेरे पास साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो हम साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड भी लिख सकते हैं, या फिर इसका स्क्वायर करने के लिए हम इसको पावर दे सकते हैं विद 2, तो एरिया जो होगा मेरे पास वो हो जाएगा 16 के इक्वल। तो इस तरीके की जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया है, एक लॉजिक को इंप्लीमेंट किया है इस तरीके से, एक साइड से एरिया को निकालना। ऑल्दो ये बहुत छोटे लेवल पर है बट यही लॉजिकल कोडिंग है। यहाँ पर हमने लॉजिक को यूज किया है किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए। इस तरीके की चीज HTML या CSS के अंदर करना उतना पॉसिबल नहीं होता। इस तरीके की चीज जनरली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर करते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम चाहें तो डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू को यूज करके भी किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा लेट नंबर 1 इज इक्वल टू 1, लेट नंबर 2 इज इक्वल टू 2। अब अगर हमें इनके लिए सम वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं नंबर 1 प्लस नंबर 2। जैसे यहाँ पर ये जो हमने सिंटैक्स लिखा था एरिया इज इक्वल टू साइड, ये एक्चुअली गलत सिंटैक्स था, हमें वेरिएबल के सामने यहाँ पर लेट लिखना चाहिए था। जैसे इसे हटा देते हैं और हम लिखते हैं लेट माई नंबर 1 इज इक्वल टू 1 और लेट माई नंबर 2 इज इक्वल टू 2। अब यहीं पर हम एक तीसरा वेरिएबल बना सकते हैं, लेट्स कॉल इट फाइनल सम। हमने इसको नाम दे दिया, ये हो जाएगा नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो मेरे जो फाइनल सम की वैल्यू आएगी
ये हो गई 3 के इक्वल, क्योंकि फाइनल सम में किसका सम हुआ, मेरे नंबर 1 का जिसके अंदर वैल्यू थी 1 और नंबर 2 का जिसके अंदर वैल्यू थी 2, तो 1 + 2 = 3। फाइनल सम के अंदर 3 वैल्यू जाकर स्टोर हो गई और फाइनल सम की जो वैल्यू होगी वो हो गई इक्वल टू 3। इस तरीके से एक लंबा सा जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटेशन के, हम उनको भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से लेट कीवर्ड को यूज करके वेरिएबल्स के बारे में हमने 2-3 चीजें सीखी हैं कि मैक्सिमम केसेस में वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए हम अपने लेट कीवर्ड को यूज करेंगे। अब हमेशा किसी भी कीवर्ड को क्रिएट करने के बाद या जावास्क्रिप्ट में हर एक सेंटेंस के बाद हमें क्या करना होता है, सेमीकोलन लगाना होता है। इसके साथ साथ जब भी हम कोई नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसको इनिशियलाइज करना या उसको ना इनिशियलाइज करना वो कंप्लीटली हमारी चॉइस है। दोनों ही केसेस में हम करेक्ट सिंटैक्स को फॉलो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कीवर्ड वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए जिसको हम यूज कर सकते हैं, ये मेरा कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड को हम ऐसे वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर जो चीज फिक्स्ड है, जिसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आपने कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल बना लिया तो उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, दे कैन नॉट बी चेंज्ड विद रीअसाइनमेंट, यानी दोबारा किसी वैल्यू को आप रीअसाइन कर दें। दोबारा वैल्यू को रीअसाइन करने का मतलब है कि मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया, लेट्स सपोज हमने एक नम वेरिएबल बनाया जिसके अंदर अभी जो नंबर स्टोर्ड है दैट इज इक्वल टू 5, तो हम नम की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। बट हम कल को चाहे तो नम की वैल्यू को अपडेट करके हम इसे 10 भी कर सकते हैं, तो नम की वैल्यू अपडेट होकर 10 के इक्वल होगी। अब अगर मैं नम की वैल्यू प्रिंट करवाऊं तो इट विल बी इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल टू से यहाँ पर रीअसाइनमेंट हो गया, यानी दोबारा से मैंने किसी और वैल्यू को असाइन कर दिया। अब ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये वेरिएबल लेट कीवर्ड से बना था। अगर ये वेरिएबल कांस्टेंट कीवर्ड से बना होता तो फिर हमारे लिए इस लाइन पे एरर आ जाता। अब इसके अलावा एक और चीज, लेट को सिर्फ हम किसी वेरिएबल को शुरुआत में डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं, यानी जो भी लेट होता है या कॉन्स्ट होता है या अभी हम वैर पढ़ेंगे उसको सिर्फ फर्स्ट टाइम जब वेरिएबल को लिखते हैं ना तभी लिख रहे होते हैं। सेकंड टाइम अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है या वेरिएबल के साथ कुछ भी चेंजेस करने हैं तब हमें दोबारा लेट लिखने की जरूरत नहीं है। लेट को एक वेरिएबल के साथ शुरुआत में ही लिखते हैं फर्स्ट लाइन के अंदर। अब मान लेते हैं कि मैंने कोई कॉन्स्ट वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट लेट्स सपोज आई कॉल इट नंबर 2। नंबर 2 की वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज किया 5 के साथ, तो ये बता रहा है नंबर 2 ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया। तो हम कोई नया वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट न्यू नंबर हमने बनाया, इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे 5 के साथ। तो अभी जो मेरे न्यू नंबर की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 5। बट अगर हम करना चाहें कि कल को मेरे न्यू नंबर की वैल्यू जो है वो 10 के इक्वल हो जाए, तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे ना हमारे पास एक एरर आ जाएगा। एरर कह रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब है कि हम किसी कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर रीअसाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा कोई नई वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए न्यू नंबर की जो वैल्यू है ना वो अनचेंज रहेगी, यानी वो वैल्यू 5 ही रहेगी। अगर हम चाहें कि इसके अंदर हम चेंजेस कर दें, यानी न्यू नंबर इज इक्वल टू न्यू नंबर +1 अगर मैं करने की कोशिश करूं तो भी एरर आ जाएगा। ना हम इसमें +1 कर सकते हैं, ना +2 कर सकते हैं, ना -1 कर सकते हैं। हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते न्यू नंबर की वैल्यू के साथ, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट वेरिएबल है और इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, वो आपने हमेशा फिक्स कर दिया। ये चीज हमारी कब काम आती है, ये चीज हमारी तब काम आती है जब हमें कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने होते हैं जिनकी वैल्यू हम चाहते हैं पूरे के पूरे प्रोग्राम में, कोड में फिक्स रहे। जैसे अगर हम मैथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मैथ के अंदर हमारे पास पाई एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है हमेशा 3.14 के इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पूरे प्रोग्राम में कांस्टेंट पाई नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं 3.14, और इस पाई को यूज करके हम मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया पाई इज इक्वल टू 3.14, तो ये डिक्लेयर हो गया। अब अगर मुझे मान लेते हैं कोई रेडियस दी हुई है, लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया लेट रेडियस इज इक्वल टू 4, तो एक रेडियस की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास पाई की भी वैल्यू आ गई, रेडियस की भी वैल्यू आ गई। रेडियस को मैंने लेट से डिफाइन किया है, यानी मैंने लेट रेडियस लिखा है और मैंने कॉन्स्ट पाई लिखा है, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है और रेडियस चेंज हो सकती है। छोटे सर्कल के लिए रेडियस छोटी होती है, बड़े सर्कल के लिए सर्कल की जो रेडियस होती है वो मेरे पास बड़ी साइज की होती है। अब अपने रेडियस और पाई के बेसिस पर हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम एक तीसरा वेरिएबल बना सकते हैं, लेट एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू, और इसकी हम पावर सेट कर देते हैं 2। तो यहाँ पर आर डिफाइन नहीं है, आर की जगह मेरा वेरिएबल का क्या नाम था, वेरिएबल का नाम था रेडियस R8D। तो हम सही नाम नहीं लिखेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा आर इज नॉट डिफाइंड, या जिस भी वेरिएबल का हमने गलत नाम लिखा है दैट इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए ध्यान से वेरिएबल्स को हमें मीनिंगफुल नाम देने होते हैं, रैंडम नाम नहीं देने होते। एंटर किया तो अब जो मेरे एरिया की वैल्यू है वो कैलकुलेट हो गया। मेरे सर्कल के लिए एरिया 50.24, दिस इज माय एरिया ऑफ द सर्कल। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइप के वेरिएबल्स को चाहे हमने लेट से डिफाइन किया, चाहे हमने कांस्टेंट से डिफाइन किया, उनको मिक्स एंड मैच करके हम अलग अलग तरीके के इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जब हम एरेज के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तब हमें कुछ ऐसे केस दिखाई देंगे जिस केस में हम कांस्टेंट वेरिएबल को बनाना ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू अ लेट वेरिएबल। लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम सारे के सारे अपने वेरिएबल्स को लेट की फॉर्म में डिफाइन करते हैं और कुछ स्पेशल केसेस में कॉन्स्ट की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। अब इसके अलावा एक और कीवर्ड होता है जिसको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है, ये होता है मेरा var कीवर्ड। अब जब भी हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे ना, हम कभी भी var कीवर्ड से वेरिएबल को डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि var कीवर्ड को यूज करना पुराना जावास्क्रिप्ट का स्टाइल होता था। मतलब जब शुरुआत में जावास्क्रिप्ट नई बनी थी तो उसके अंदर var को यूज करके हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते थे, तो ये मेरा पुराना ओल्ड सिंटैक्स है। लेकिन 2015 के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, और लेट कीवर्ड जो स्कोप की टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है var कीवर्ड से, बट अभी हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगा स्कोप क्या होता है, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो लेट और var के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हमें ये समझना है कि जो काम पुराने जमाने में var किया करता था वो काम अब के जमाने में जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट कीवर्ड करता है। तो जिस तरीके से लेट को अभी हम यूज करते हैं वैसे ही हम var को भी यूज कर सकते हैं सेम वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं, लेट्स से मैंने लिखा var a इज इक्वल टू 10। यहाँ पर ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया, तो थोड़े से नए नाम सोचते हैं अपने कीवर्ड्स के लिए। मैंने लिखा var लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 5, और फिर मैंने लिखा var y इज इक्वल टू 10। अब अगर हम बनाएं तो हम एक सम बना सकते हैं, सम वेरिएबल x प्लस y, और इस सम को प्रिंट करवाएं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस y, यानी 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 के इक्वल। तो जो काम मेरे लिए लेट कर रहा था वही सेम काम var कर सकता है, बट हम अपनी जावास्क्रिप्ट के कोड्स में लेट को हमेशा यूज कर रहे होंगे।
नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं अपना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एज आफ्टर दिस कोड रन्स। यानी मुझे छोटा सा कोड दिया हुआ है और इसमें मुझे बताना है जब ये दोनों कोड की लाइन रन कर जाएंगी हमारा प्रोग्राम कैसे काम करता है, ऊपर से नीचे तक रन करता है, तो हमारे एज की क्या वैल्यू होने वाली है। सबसे पहली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली लाइन में हम अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एज नाम से, जिसकी वैल्यू होने वाली है 23 के इक्वल। तो मैंने अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, अभी एज की वैल्यू क्या है 23 के इक्वल। नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं एज प्लस 2। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, यहां पर मैंने सिंपली लिखा है एज प्लस 2, मतलब 2 साल के बाद मेरी जो एज होगी उसके अंदर मैंने 2 को ऐड कर दिया। बट एज प्लस 2 के साथ मैं आपको यहां पर एक चीज दिखाने वाली हूं, एक होता है लिखना एज प्लस 2 और एक होता है लिखना एज इज इक्वल टू एज प्लस 2। इस केस में मेरी एज की वैल्यू अपडेट नहीं होगी और इस केस में मेरे एज की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अपडेशन कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर मैंने लेफ्ट साइड में कुछ लिखा हुआ है और मैंने राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है, बीच में मैंने इक्वल टू कर दिया, तो जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है राइट साइड की जो वैल्यू है ना वो लेफ्ट साइड में जो भी लिखा हुआ है उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाए। तो अगर मैंने लिख दिया एज इज इक्वल टू 23, तो इसका मतलब है ये जो 23 वैल्यू है ये मेरे एज नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाए। वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं कि अगर मैंने सिंपली लिख दिया एज प्लस 2 और इक्वल टू एज, तो इसका मतलब एज प्लस 2 की वैल्यू एज में जाकर चली जाएगी और एज अपडेट हो जाएगा। बट एज प्लस 2 लिखने से कोई अपडेशन नहीं होगा, इससे सिर्फ 23 प्लस 2 25 मेरी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होने वाला है। यानी एज की जो फाइनल वैल्यू रहेगी लास्ट में, अगर मैं एज प्रिंट करवा कर देखूं तो उसकी फाइनल वैल्यू जो रहेगी वो 23 ही रहेगी। मेरा जो आंसर होने वाला है वो 23 के इक्वल होने वाला है। इसको एक बार करके भी देख लेते हैं। जैसे अगर हमने लिखा लेट एज इज इक्वल टू 23 और अब हम कोशिश कर रहे हैं एज प्लस 2 लिखने की, तो एज प्लस 2 लिखने से अगर हम एंटर करेंगे तो 23 प्लस 2 यानी 25 तो स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। पर अगर हम एज की वैल्यू को चेक करें तो वो अभी भी 23 है। पर यहीं पर, तो ये हमारा फाइनल आंसर था, पर यहीं पर अगर हम एज इज इक्वल टू एज प्लस 2 कर देते तो उस केस में अगर एज की वैल्यू प्रिंट करवाते तो एज की वैल्यू अब अपडेट होकर 25 हो गई। तो ये डिफरेंस होता है इज इक्वल टू यूज करने का। इज इक्वल टू का ये जो साइन होता है इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है राइट साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको लेफ्ट साइड में जाकर स्टोर करवा देना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर वही काम करता है जो मैथ के अंदर ए इज इक्वल टू बी के अंदर होता था। ए इज इक्वल टू बी का मतलब होता था बी की वैल्यू ए में जाकर चली हो जाए, तो वही सिमिलर सा काम हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट के अंदर करता है। अब इसके अलावा एक और चीज, आपने ये लाइन देखी होगी, मैंने लिखा है डबल स्लैश आफ्टर 2 ईयर्स। तो जैसे हम अपने HTML के अंदर CSS के अंदर कमेंट्स लिखते थे वैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैंने लिखा लेट सम इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो यहाँ पर 2 फॉरवर्ड स्लैश लिखने के बाद हम कोई भी कमेंट लिख सकते हैं, दिस इज द कोड फॉर सम। तो इस तरीके से जो भी इंग्लिश वाला पार्ट होगा जो हमारे एक्चुअल जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में इंक्लूडेड नहीं होगा वो हम यहाँ पर लिख पाएंगे। तो जब भी हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट्स लिखने होते हैं हम डबल स्लैश का यूज कर सकते हैं टू राइट आवर कमेंट्स। अब आ जाते हैं अपने सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड सवाल में हमें कहा जा रहा है, ये फाइनल आंसर इसका लिख लेते हैं। सेकंड सवाल में हमें कहा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज आफ्टर दिस कोड रन्स। यानी ये हमने एक छोटा सा कोड लिखा होगा, इसके बाद मुझे बताना है कि जब हम एवरेज की वैल्यू यानी इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है हिंदी जिसकी वैल्यू 80 है, फिर इंग्लिश डिफाइन किया इसकी वैल्यू 90 है, मैथ डिफाइन किया इसकी वैल्यू 100 है। अब एवरेज के लिए हम कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं राइट साइड में। क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, सबसे पहले हिंदी के मार्क्स ऐड करेंगे 80 प्लस इंग्लिश के मार्क्स ऐड करेंगे 90 प्लस मैथ के मार्क्स ऐड करेंगे ये हो जाएंगे 100 और अब कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 3। तो हमारा ऑपरेटर प्रीसीडेंस वाला रूल कहता था कि पहले ब्रैकेट के अंदर की कैलकुलेशन होगी, तो 90 प्लस 100 हो जाता है 190, 190 प्लस 80 हो जाता है मेरे पास 270। तो 270 अंदर की तरफ आ गया और अब हो गया डिवाइडेड बाय 3। तो 270 डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है मेरे पास 90 के इक्वल। तो फाइनली एवरेज के अंदर इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी दैट विल बी इक्वल टू 90। तो मार्क्स का हम एवरेज निकाल सकते हैं कि इतने मार्क्स हर सब्जेक्ट में थे तो एवरेज मार्क्स कितने आ रहे होंगे। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। हमने लिखा लेट हिंदी इज इक्वल टू, हिंदी के अंदर मार्क्स को हमने डिफाइन किया है एज 80, फिर इंग्लिश के अंदर मार्क्स को हमने डिफाइन किया है एज 90 और अपने मैथ के अंदर मार्क्स को हमने डिफाइन किया है एज 100 और हम एक एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट एवरेज इज इक्वल टू हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ डिवाइडेड बाय 3। तो मेरे एवरेज की वैल्यू फाइनली आ गई है मेरे पास 90 के इक्वल। तो इस तरीके से मल्टीपल जो एक्सप्रेशंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हैं और मेरे लेट और कॉन्स्ट की जो नॉलेज है ये हमें हेल्प करती है बहुत सारे डिफरेंट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स को लिखने में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो अभी तक हमने अपने सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात की है जो होता है मेरा इक्वल टू साइन। इक्वल टू से क्या होता है, जो राइट साइड में वैल्यू होती है वो मेरे लेफ्ट साइड वाले जो वेरिएबल है उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाती है। जैसे अगर मैंने लिख दिया लेट ए इज इक्वल टू 5 तो उससे क्या होगा, 5 ये जो वैल्यू है ये ए में जाकर स्टोर हो जाएगी तो मेरे ए की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी। या फिर अगर मैंने लिखा लेट बी इज इक्वल टू ए तो उस केस में क्या हुआ, ए की जो वैल्यू थी यानी 5 वो बी में जाकर स्टोर हो गई। तो अगर मैं बी की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगी तो वो मेरे पास प्रिंट होकर आएगी एज 5। बट मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर के और भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनको हम अपनी प्रोग्रामिंग में देखते हैं। इनमें से सबसे कॉमन फॉर्म होता है जब हम कभी भी लिखने की कोशिश करते हैं एज या कोई भी वेरिएबल इज इक्वल टू दैट वेरिएबल प्लस सम नंबर। तो जब भी हम उसी वेरिएबल की वैल्यू के अंदर कुछ ऐड करके उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने की कोशिश करते हैं तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर को हम शॉर्ट फॉर्म करके भी लिख सकते हैं। यानी अगर मुझे कभी भी एज इज इक्वल टू एज प्लस 1 लिखना है तो इसका शॉर्ट फॉर्म तरीका होगा कि इस इक्वल टू एज प्लस को मैं कन्वर्ट कर दूं प्लस इक्वल टू में। तो अगर कोड में कभी भी इस तरीके की लाइन लिखी हुई है तो उसका बेसिक मतलब है कि जैसे अगर मैंने कोई भी वेरिएबल लिया, लेट्स सपोज हमने कोई वेरिएबल लिया लेट एज इज इक्वल टू 23। अब अगर हम यहां पर लिखें एज प्लस इक्वल टू 1, इस लाइन का बेसिक मतलब है कि हम एज में 1 ऐड करके एज में स्टोर करवानी है। यानी 23 प्लस 1 इज इक्वल टू 24, मेरे एज की वैल्यू 24 होने वाली है। इसको करेंगे एंटर तो अब एज की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 24। इसी तरीके से इसी असाइनमेंट ऑपरेटर को हम माइनस के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी उसी वेरिएबल के अंदर से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है और उसी वेरिएबल के अंदर अगर स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए हम माइनस इक्वल टू लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कराने की कोशिश करें तो मल्टीप्लाई इक्वल टू लिख सकते हैं। अगर हम डिवाइड करवाने की कोशिश करें, जैसे अगर मुझे लिखना है एज इज इक्वल टू एज डिवाइडेड बाय 1 तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होगा, या यहाँ पर 2 भी हो सकता है, यहाँ पर 3 भी हो सकता है, तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होगा एज डिवाइड इक्वल टू एंड फिर ये जो मेरा नंबर है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अगर मॉड्यूलो होगा, जैसे अगर हमने लिखा है एज इज इक्वल टू एज मॉड्यूलो 4
तो इसको दूसरे तरीके से लिखने का तरीका होगा एज मॉड्यूलो इक्वल टू 4। तो वही सेम वैल्यू हमारे पास आने वाली है। जैसे मल्टीप्लाई के लिए अगर ट्राई करें एज मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, तो अब अगर एज की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 48, क्योंकि एज की वैल्यू पहले 24 थी, 24 को ही अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 48 हो गया, और एज के अंदर अब मैंने 48 को जाकर स्टोर करवा दिया। तो इस तरीके से हम छोटे सिंटैक्स को यूज करके एक बेटर तरीके से अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट को यूज करते हैं। पहला मेरे पास मेरा फर्स्ट नंबर होता है, दूसरा सेकंड नंबर होता है। यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इस तरीके से हमेशा 2 ऑपरेंड्स होने चाहिए। पर मेरे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसको सिंगल ऑपरेंड चाहिए, और इसीलिए इसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। ये जो प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, सारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, और मेरे पास अलग से जावास्क्रिप्ट में यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। यूनरी कहने का मतलब है 1, जिसको सिंगल ऑपरेंड चाहिए। अब अभी तक हमने देखा है कि अगर मुझे एज इज इक्वल टू एज प्लस 1 लिखना होता है तो उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है एज प्लस इक्वल टू 1, या फिर एज इज इक्वल टू एज माइनस 1 को शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है एज माइनस इक्वल टू 1। ऐसे ही इसका भी एक और शॉर्टर वर्जन होता है जिसको हम यूनरी ऑपरेटर्स की टर्म्स में इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये जो मेरा एज प्लस इक्वल टू 1 या फिर एज माइनस इक्वल टू 1, ये एक ऐसा सेंटेंस है, यानी एक ऐसा ऑपरेशन है, बार बार किसी नंबर के अंदर प्लस 1 करना या माइनस 1 करना, ऐसा ऑपरेशन है जो कोडिंग के अंदर बहुत बार यूज होता है। बाद में जब जाकर हम लूप्स के बारे में सीखेंगे तो हम बहुत बार इस चीज को यूज करेंगे। नहीं तो इसका बेसिक सा एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं। मान लेते हैं किसी कोड के अंदर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया ईयर, और ईयर लेट्स सपोज हमने 2000 से इनिशियलाइज किया। अब अगर मुझे बार बार अपने ईयर को अपडेट करना होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा ईयर प्लस इक्वल टू 1, तो मेरा ईयर जो है 2001 बन जाएगा। उसके बाद 1 साल बाद हमें दोबारा से ईयर को अपडेट करना पड़ेगा, प्लस इक्वल टू 1 तो ये 2002 हो जाएगा। अब दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा, प्लस इक्वल टू 1 2003, दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा, दोबारा से अपडेट। तो इस तरीके से बार बार हमें प्लस 1 या माइनस 1 ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनको बार बार परफॉर्म करना होता है। तो इन ऑपरेशंस को और छोटे में परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 1 से इंक्रीज करना चाहते हैं, इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इंक्रीमेंट यानी इंक्रीज। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम सिंपली लिख सकते हैं उस वेरिएबल का नाम, एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं प्लस प्लस। प्लस प्लस कहने का मतलब है उस नंबर को हम 1 से इंक्रीज कर रहे हैं। यानी अभी अगर मेरे ईयर की वैल्यू 2005 है और मैंने सिंपली लिखा ईयर प्लस प्लस, तो क्या हुआ, ईयर प्लस प्लस के बाद मेरा जो ईयर है उसकी वैल्यू होने वाली है 2006 के इक्वल। यानी अगर मैं ईयर को प्रिंट कर रहा हूं तो इस वैल्यू को हम लिख देंगे 2006 के इक्वल। इसको क्लियर करते हैं। अब अगर हम दोबारा से ईयर प्लस प्लस लिखें तो ईयर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2007 के इक्वल। एंड यहीं पर दूसरी तरफ अगर मुझे ईयर की वैल्यू को -1 करना है तो उसके लिए हम माइनस माइनस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। यानी अगर मुझे डिक्रीज करना है बाय 1, इसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ईयर माइनस माइनस कहने का मतलब है ईयर की वैल्यू अगर पहले 2007 थी तो अभी ईयर की वैल्यू 1 कम होकर 2006 के इक्वल होगी। दोबारा मैंने ईयर माइनस माइनस किया तो इसको कहने का मतलब है कि ईयर की वैल्यू पहले अगर 2006 थी तो ईयर माइनस माइनस करने के बाद ईयर की वैल्यू 2005 होगी मेरे पास। तो ये मेरे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो होता है कि जो भी मेरा वेरिएबल है, लेट्स सपोज मेरा वेरिएबल ए है, इसके मैं बाद में अगर प्लस प्लस लिखूं, ये भी मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और ए के मैं पहले भी प्लस प्लस लिख सकती हूं। उसी तरीके से ए के बाद में भी माइनस माइनस लिखा जा सकता है, ए के पहले भी माइनस माइनस लिखा जा सकता है। तो यूनरी ऑपरेटर इन 4 फॉर्म्स में मेरे पास अवेलेबल होता है। जब हम पहले प्लस प्लस लिखते हैं या पहले माइनस माइनस लिखते हैं तो ये होता है मेरा प्री इंक्रीमेंट। यानी अगर मैंने पहले प्लस प्लस ए लिख दिया तो ये हो गया मेरा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और अगर मैंने बाद में प्लस प्लस लिख दिया तो ये हो गया मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में। उसी तरीके से अगर मैंने पहले माइनस माइनस ए लिख दिया तो ये हो गया मेरा प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और अगर मैंने बाद में माइनस माइनस लिखा तो ये हो गया मेरा पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं। इसका जो मेन डिफरेंस है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, मतलब जिसमें प्लस प्लस पहले आता है, उसमें क्या होता है, उसमें पहले वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है फिर वो वैल्यू यूज होती है। मतलब अगर उस वेरिएबल की वैल्यू को हमने किसी एक्सप्रेशन के अंदर यूज कर रखा है तो पहले वो वैल्यू चेंज होगी, तभी नई जो अपडेटेड वैल्यू है उसको हम यूज कर पाएंगे। यानी अगर मैंने लिखा लेट एज इज इक्वल टू 10, तो अभी एज की वैल्यू 10 है, फिर मैंने लिखा लेट न्यू एज इज इक्वल टू प्लस प्लस एज, तो इस केस में क्या होगा, राइट साइड में पहले प्लस प्लस पहले आ गया तो पहले चेंज होगा। मतलब एज की जो वैल्यू है वो अगर पहले 10 थी तो पहले वो अपडेट होकर 11 होगी, एंड उसके बाद इस एज की वैल्यू को हम असाइन करेंगे न्यू एज में। तो मेरे जो न्यू एज की वैल्यू है दैट विल बिकम 11 सेम एज माय एज वैल्यू। तो पहले एज के अंदर चेंज आया, उसके बाद नया जो अपडेशन है या कोई भी यूज है वो हो पाया। वहीं पर पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले हम पुरानी वैल्यू को यूज करते हैं और बाद में जाकर नई वैल्यू को चेंज करते हैं। तो जैसे शुरुआत में एज की वैल्यू अगर 10 है और नेक्स्ट लाइन के अंदर हम न्यू एज की वैल्यू को कर रहे हैं एज प्लस प्लस, तो पहले एज की जो पुरानी वैल्यू थी उसको हम यूज करेंगे। यानी न्यू एज के अंदर जाकर एज की पुरानी वैल्यू स्टोर होगी। एज की पुरानी वैल्यू क्या थी, वो थी 10 के इक्वल, एंड उसके बाद जो मेरा एज वेरिएबल है उसकी वैल्यू अपडेट होकर 11 हो जाएगी। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बनाते हैं एक वेरिएबल लेट एज इज इक्वल टू 10। अब हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे न्यू एज इज इक्वल टू प्लस प्लस एज। अब मेरे लास्ट में जो एज की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 11, एंड जो मेरे न्यू एज की वैल्यू थी वो भी मेरे पास हो जाएगी 11। क्यों, क्योंकि पहले एज की वैल्यू अपडेट हुई यानी 11 हुई, तभी न्यू एज के अंदर जाकर स्टोर हुई। प्लस प्लस कहता है पहले चेंज करो खुद को, फिर अपने एक्सप्रेशन में हमें यूज होना है। वहीं पर अगर हमने एज की वैल्यू को इनिशियलाइज किया होता 10 के साथ, और अब अगर हम न्यू एज की वैल्यू को अपडेट करते विद एज प्लस प्लस, तो इस केस में एज पहले न्यू एज को असाइन होता, मतलब न्यू एज की वैल्यू 10 होती, फिर एज की वैल्यू अपडेट होकर 11 हो रही होती। तो अगर एज की वैल्यू को लिखवाएं तो हो जाएगी 11, एंड न्यू एज की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 10 के इक्वल। तो इस केस में पहले हमने पुरानी वैल्यू को यूज किया न्यू एज के लिए, एंड उसके बाद हमने अपना चेंज जो है उस हिसाब से इसे अपडेट किया। यही रीजन है जिसकी वजह से अगर हम कोई नया वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स सपोज मैंने बनाया a इज इक्वल टू 5,
और हम करते हैं प्लस प्लस ए। तो प्लस प्लस ए करते ही क्या हुआ, यहां पर ये प्रिंट करवाने के लिए शुरुआत में ही 6 प्रिंट हो गया और मैं बाद में ए की वैल्यू प्रिंट करवाऊं तो ये भी 6 होगी। पर अगर मैंने ए प्लस प्लस किया होता तो ए प्लस प्लस के केस में अभी तो ये 6 प्रिंट कर रहा है पर ए की वैल्यू 7 है, यानी प्रिंट में यूज हो रही है वो चीज, ए की वैल्यू पुरानी वैल्यू यूज हो रही है। तो प्लस प्लस क्या कहता है, प्रिंट करवाने के लिए तो पुरानी वैल्यू को पहले यूज कर लो, बाद वाला पोस्ट इंक्रीमेंट, एंड उसके बाद ए को अपडेट कर दो। तो प्रिंट करवाने के लिए हमने पुरानी वैल्यू 6 को प्रिंट करवाया एंड बाद में हमने ए को अपडेट करके 7 वैल्यू किया। तो ये डिफरेंस होता है मेरे पोस्ट इंक्रीमेंट एंड मेरे प्री इंक्रीमेंट में, एंड सेम डिफरेंसेस हम अपने पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट के अंदर देख सकते हैं।